हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों की पूरी कहानी। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा महाजनपद काल। ठीक है, तो आज एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए। क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज पूरा 16 महाजनपद, जैसा कि आपको पता है कि जब वैदिक सभ्यता का समापन हुआ, उत्तर वैदिक काल का समापन हुआ, तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। और उन 16 महाजनपदों ने जो है वो एक एक कर करके अपने अपने साम्राज्य पर शासन किया, और एक एक कर करके एक दूसरे के साथ फिर मिलते भी गए। फिर हम आपको पढ़ेंगे कि बिहार में कितने महाजनपद थे, यूपी में कितने महाजनपद थे, भारत से बाहर कितने महाजनपद थे, साथ ही साथ सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, गणतंत्र कौन सा था। वो सारी कहानियां, वो सारी स्टोरी जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फटाफट आप सब लोग। चलिए आ गए लाइव, बहुत बढ़िया। शुरू करें, एकदम समय बर्बाद नहीं करना है। हेडिंग बना लीजिए 16 महाजनपद, और इसी में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, वो एक एक चीज, एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस आप लोग आज के सेशन को एकदम अच्छे ढंग से पढ़िएगा। चलिए, सब लोग तैयार हैं माय डियर? यस या नो? तो बात करेंगे, अगर बात की जाए 16 महाजनपदों की, जो कहानी है, जो स्टोरी है इस 16 महाजनपद की, अगर इसको अच्छे से समझा जाए, समझिएगा मेरी बात, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है। हुआ क्या कि जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि भाई आया था हमारा वैदिक सभ्यता। क्या आया था? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के दो कालखंड थे, एक ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता, जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। और एक उसमें आया था, सबसे पहला जो आया था वो ऋग वैदिक काल आया था, और दूसरा जो आपका आया वो उत्तर वैदिक काल आया। क्या आया? ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल आया वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि भाई इसी काल के अंतिम समय में लोहे की खोज हुई, लगभग 300 बीसी के आसपास। किसकी खोज हुई? लोहे की खोज हुई, क्योंकि इससे पहले लोग जो है लोहे से अभिज्ञ थे। तो जैसे ही वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल आया, और उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई, तो कर्म कांड बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा युद्ध की ओर लोग जाने लगे, क्योंकि एक कठोर धातु मिल गया था जिससे एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। और लोहे की खोज ने जो है वो वैदिक सभ्यता के बाद पूरे साम्राज्य को, पूरे भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया। ठीक है, 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया। और आपने सुना होगा कि कुल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। और इसी 16 महाजनपद में जो हमारा मगध महाजनपद है, जिसको हम लोग अभी पटना कहते हैं जी, हमारी मातृभूमि, हमारी कर्मभूमि, तो मगध महाजनपद जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 3 महाजनपद बिहार से था, एक एक कर करके जानकारी लेंगे। 8 महाजनपद यूपी से था, क्योंकि बड़ा एरिया है यूपी। 2 महाजनपद भारत से बाहर, अभी वो पाकिस्तान में है। तो वो सारी जानकारी हम इन 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो एक एक करके आज के सेशन में पूरा पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी, ताकि आपके साथ आपके मित्र भी इस महाजनपद को इतना बढ़िया से समझ ले, ताकि एक भी सवाल अगर महाजनपद से आए तो उनसे छूटे नहीं। ठीक है, एकदम बिल्कुल। चलिए, सब लोग तैयार हैं 16 महाजनपदों की कहानी जानने के लिए? तो जैसा कि हम देख पा रहे, ये हमारा इंडिया का मैप है बाबू, यही है ना? हाँ, और इसमें हम आपको बताएंगे ये 16 महाजनपद है, सबका नाम लिखा है। देखिए, मगध यहां पर है, काशी, वज्जी, अंग, ठीक है, कंबोज, गांधार। तो देखिएगा 16 महाजनपदों में सबसे पहले हम अपने बिहार से शुरुआत करते हैं, जो सबसे शक्तिशाली। देखिए, बिहार में 3 महाजनपद, ये दिख रहा है ना इंडिया का मैप, ये 600 बीसी, जैसे ही उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ, महाजनपद काल शुरू हो गया। और इस महाजनपद काल में सभी अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करने, अपने साम्राज्य का विस्तार करने, और इस तरह की नीति सभी राजा अपनाने लगे। तो सबसे पहले अगर बात करें मगध महाजनपद, ये है भाई बिहार। बिहार का एरिया ये आपका हो गया, ये बिहार का एरिया हो गया, ये यूपी का एरिया हो गया। ठीक है, तो मेन आपको जो है पहले, मेन ज्यादा जरूरी कौन है? मेन ज्यादा जरूरी है बिहार और यूपी। वैसे तो 16 का 16 महाजनपद बढ़िया इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया मिला जुला के, ये इतना तो नहीं, लेकिन इतना जो है ये आपका एरिया उस समय बिहार में आता था मिला जुला के। तो बिहार में 3 महाजनपद, एक आप देख पा रहे मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगीर थी, अभी राजगिरी जिसको कहते थे पहले, अभी राजगीर कहा जाता है। एक था भाई अंग, अंग की राजधानी जो है वो चंपा थी, ये भागलपुर वाला एरिया। ठीक है, और एक जो था वो वज्जी, एक महाजनपद कौन था? वज्जी। तो ये 3 महाजनपद जो है वो बिहार से था।
8 महाजनपद यूपी में। जैसे ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये जो एरिया है, अवंती हो गया, छेदी हो गया, वत्स हो गया, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये किस चीज का एरिया है? यूपी का। 2 महाजनपद बिहार, भारत से बाहर था। एक कंबोज जिसकी राजधानी हट्टक थी, और एक गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। और यही तक्षशिला से आए थे कौन? आचार्य कौन आए थे? हाँ, वही जो जिन्होंने मौर्य साम्राज्य में नींव डाली थी, चाणक्य। ठीक है, तो एकदम सिंपल समझिए, कुल महाजनपदों की संख्या कितनी माय डियर? कहेंगे सर कुल महाजनपदों की संख्या 16। 16 में बिहार से कितने महाजनपद थे? 3, मगध, अंग और वज्जी। यूपी से कितने? यूपी से 8। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कौन यूपी से है, किसकी क्या राजधानी, वो एक एक चीज पढ़ेंगे। ऐसी मोटा मोटी मैं बता रहा हूं कि बिहार से 3, यूपी से 8, और बिहार के भारत के बाहर से कौन सा? 2, जो अभी पाकिस्तान में, कंबोज जिसकी राजधानी हट्टक है, और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। अच्छा, ये अस्मक महाजनपद है। अस्मक जो है वो एकदम दक्षिणी छोर पर, प्रश्न पूछेगा सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा महाजनपद है? देख रहे एकदम साउथ वाला एरिया में, साउथ से एक महाजनपद था अस्मक। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज करके हम पूरी पूरे 16 महाजनपदों को जानेंगे। अब देखिए कौन सा बात करें कि सर बिहार वाला तो जान गए कि मगध है बिहार में, अंग है बिहार में, और वज्जी, ये तीनों बिहार में था। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि मल्ल ये यूपी में है। यूपी वालों को हम ग्रीन कर देते हैं बाबू। ठीक है, ये क्या था? ये यूपी में है। काशी यूपी में है। वत्स यूपी में है। ठीक है ना, वत्स यूपी में है। चेदी, जिसको चैत्य बोला, चेदी यूपी में है। और कौन सा है? कौशल ये यूपी में है। ठीक है, सूरसेन, आई थिंक मेरे हिसाब से सूर्यसेन, ये यूपी में है। ठीक है, मत्स्य, चेदी, सूर्यसेन, नहीं मत्स्य और कुरु तो बाहर आ जाएगा बाबू। कई वो हुआ जी? 1 2 3 4 5 6, एक अवंती होगा शायद, नहीं? कौशल, मत्स्य, एक और होगा कोई, कौन सा है देखिए ना। कुरु तो बाहर आ जाएगा, कुरु और मत्स्य बाहर आ जाएगा, वो आपका उधर वाले एरिया में आएगा। मतलब मिला जुलाकर मानकर चलिए, ठीक है, कि कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16, जिसमें से ये जो 3 दिख रहा है वो बिहार में था, बाकी 8 यूपी में, 8 3 11, और 2 बिहार से बाहर, बाकी ये अस्मक आपका साउथ एरिया में पड़ जाएगा। तो ये 16 महाजनपद था। सब लोगों को इतना समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। महाजनपद की शुरुआत 600 ईसा पूर्व में हुई थी। तो अगर हम बात करें तो देखिए महाजनपद काल, अब इसकी पूरी जानकारी, पूरी व्याख्या हम करेंगे कुछ इस तरीके से। कहा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण पर। पहली नगरीकरण कब हुई? पहली नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। वैदिक सभ्यता तो एक ग्रामीण सभ्यता था, वो नगरीकरण थोड़ी था। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में, भारत में पहली बार नगरीकरण कब हुआ था, तो कहेंगे जब सर सिंधु घाटी सभ्यता का चलन था तब नगरीकरण हुआ था, यानी 2350 BC में। भारत में दूसरी बार नगरीकरण कब हुआ, तो कहेंगे सर दूसरी बार नगरीकरण जब पूरा महाजनपद काल आ गया, लोहे का आविष्कार। महाजनपद कब आया? देखिए सबसे पहले आया सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद महाजनपद काल। और इस काल का आने का मतलब है लड़ाई झगड़ा, कर्म कांड, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, एक दूसरे के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना, बस यही लक्ष्य था। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, मगध महाजनपद, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, पटना से। ठीक है, मगध महाजनपद ये जो है ये शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि ये 3 नदियों का संगम, सोन, गंडक और गंगा, तीनों के संगम से, तीनों तरफ से ये जो है ना, ये घिरा हुआ क्षेत्र है पटना। गंगा नदी और सोन नदी का संगम है पटना में, और उधर से गया तरफ से कौन सा? गंडक नदी। तो इस कारण से ये जो है एक शक्तिशाली महाजनपद। और इसमें सबसे पहला राजवंश शुरू हुआ था, वो हुआ था हर्यक वंश। हालांकि इससे पहले बृहदत्त वंश था, लेकिन वो उसका कोई प्रमुख प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला है। तो मेन जो हुआ था वो हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े तो बात करेंगे माय डियर कि महाजनपद काल की बात करें तो कहा गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिसके दौरान अनेक महाजनपदों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्यों के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। राज्यों के प्रशासनिक इकाई को अभी क्या कहते हैं? राज्य बोलते हैं, उस समय क्या बोला जाता था? महाजनपद बोला जाता था। मतलब 16 राज्यों में बट गया था पूरा हिंदुस्तान। सोचिए 16 महाजनपद का मतलब हुआ 16 राज्यों में विभाजित हो गया पूरा हिंदुस्तान। और कहा गया कि कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से ही मिलता है, और इसका समय अवधि जो है वो 600 ईसा पूर्व से 340, और 600 ईसा पूर्व में ही वैदिक सभ्यता का अंत हो गया था। और जैसे वैदिक सभ्यता का अंत हुआ, क्या हुआ? महाजनपद काल की शुरुआत होगी। अब कहा गया कि इसकी प्रमुख भाषा, महाजनपद काल की प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत थी। ठीक है, उसके बाद कहा गया इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राज्य तंत्र था, मतलब राजा का शासन था। अभी क्या है? अभी गणतंत्र है।
ठीक है ना। इनका जो गणराज्य था वो राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा और इसी कारण से बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद राज्य का निर्माण और परिस्थिति बन गई और लोहे के हथियार के कारण युद्ध वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने, मतलब जैसी लोहा का आविष्कार हुआ, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर्मकांड जो है वो शुरू हो गया महाजनपद काल में। तो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि लोहे का आविष्कार कब हुआ, तो कहेंगे सर महाजनपद काल में हुआ था, जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने लगा ना तो लोहे का आविष्कार हो गया था और इसी कारण से एकदम लड़ाई झगड़ा बड़ी व्यापक पैमाने पर होने लगा। ठीक है, हाँ, बिहार से 3 महाजनपद, वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए कहा गया खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगा। जब लोहा हो गया तो सब कुछ कर सकता था, ठीक है, औजार बनने लगा, हल बनने लगा, ऐसी चीजें। कहा गया अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा लेते थे। फिर कहा गया लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन और कबीलों के प्रति थी वो अब जनपद या महाजनपद, देखिए सबसे छोटा एरिया जो बोला जाता था कबीला कहा जाता था, जो गांव से भी छोटा होता है, समझ रहे। कबीला का मतलब बोले एगो टोला, एगो छोटा सा व्यक्तियों का गुच्छा, जैसे जादव टोला हो गया, नहीं सिंह जी का टोला हो गया, नहीं तो वो टोला जो अभी हम उसको टोला बोलते हैं गांव में, लेकिन वही टोला जो है पहले क्या बोला जाता था कबीला। कबीला सबसे छोटा होता था, कबीला से बड़ा कौन होता था गांव, गांव से बड़ा होता था जन मतलब अभी हम लोग शायद पंचायत बोलते हैं उसको, और जन से बड़ा होता है जनपद जिसको हम लोग जिला बोलते हैं, और उसी जनपद से बड़ा होता है महाजनपद जिसको हम राज्य। देखिए एक एक चीज, महाजनपद जिसको अभी हम लोग राज्य कहते हैं, जनपद जिसको हम अभी जिला कहते हैं, जन जिसको हम लोग मिला जुलाकर पंचायत कह सकते हैं, एक तरह से पंचायत, गांव तो ग्राम ही कहते हैं, और कबीला का मतलब वो एक छोटा सा टोला, एक छोटी सी टुकड़ी, समझ रहे। तो वो वही चीज है, बस नाम कुछ और था और अभी क्या है, प्रक्रिया बदल गई। अभी 16 महाजनपदों की बजाय 28 राज्य हो गए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जनपद की जगह अभी जिला हो गया, जन की जगह अभी पंचायत हो गया, गांव तो गांव ही रह गया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर सबका, बोलिए। तो अब जब 16 जनपदों का उदय हुआ तो सबसे नॉर्मल एक छोटा जनपद था मगध। मगध का विस्तार पाटलिपुत्र से लेकर मतलब पटना से लेकर राजगीर तक था, लेकिन इसमें विस्तारवाद था, यहां पर अच्छे अच्छे शासक आए और मगध महाजनपद का कहा जाता है कि इसने पूरे सभी महाजनपदों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। यहां देखिए बात करें कि भाई वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान मध्य प्रदेश में 1-1 होगा, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, अच्छा है तो दिया हुआ, सॉरी हम बेकार ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद। ये देखिए इतना जरूरी नहीं, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि बताइए, हम लिख रहे थे इधर लिखा हुआ तो था, यूपी में कुल महाजनपद कितने हैं, 8 महाजनपद थे, बिहार में 3, कौन कौन सा, मगध, अंग और बज्जी, नहीं, हाँ, तीसरा राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में भी 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में, देखिए दक्षिण भारत में यही था, कौन गया बाबू, दक्षिण भारत में अस्मक, का लिखा हुआ है लेकिन अस्मक होना चाहिए, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, भारत के बाहर 2 महाजनपद, कौन कौन से, कहेंगे सर भारत के बाहर 2 महाजनपद था, कंबोज जिसकी राजधानी हट्टक थी और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, वो भी दोनों पाकिस्तान में था। तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई पूरे महाजनपदों को कितने भागों में बांटा गया था, 16 महाजनपदों में बांटा गया था। अब देखिएगा बात करें गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था, अभी पढ़े हम लोग, और इसकी राजधानी तक्षशिला, और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों का केंद्र था, तक्षशिला, उसके बाद नालंदा। गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था, इसकी राजधानी, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, और ये जो तक्षशिला था वो विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था, मतलब शिक्षा का अगर कोई केंद्र था महाजनपद काल में तो वो तक्षशिला थी, जिसकी राजधानी, तक्षशिला किसकी राजधानी है, गांधार महाजनपद की, ठीक है, कहां के बाबू, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। अब देखिए एक था अस्मक महाजनपद, कह रहे अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। देखिए अगर बात करें अस्मक महाजनपद की तो यहां देखिए इसी को अशाका लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है भाई, अस्मक महाजनपद है, और ये क्या है, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है, और ये गोदावरी नदी के तट पर है। ये देखिए, ये मैप हम चाहते तो नहीं भी लाते, सिर्फ टिक लगाकर चीजों को समझा देते, लेकिन इस मैप से आपके अंदर की एनर्जी आई कि अच्छा बिहार इस एरिया में था, बिहार हमारा इधर है, जो बिहार वाले होंगे वो सोचेंगे चलो हम इधर है, यूपी वाले बाबू आप लोग यहाँ हैं, ठीक है, और साउथ वाले नीचे हैं। मैप भी पढ़ाएंगे, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो एक एक चीज जब समय आप हमें देंगे ना तो हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्लास बहुत बढ़िया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं।
जो समझने वाले होंगे वो पूरा डीपली समझेंगे, जो जो एकदम बकलोल होगा वो एकदम नहीं समझेगा। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो, अब आपसे देखिए मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया, बीपीएससी में, कोई भी एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस में, बताओ बाबू कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कहाँ है, तो दिमाग लगो दक्षिण भारत होता कौन, अरे दक्षिण भारत नीचे, और मैप में बताएं कि अस्मक है नीचे में, गोदावरी नदी के तट पर, तो रटा गया ना, बता भी दिए, समझा भी दिए कि अगर दक्षिण भारत की बात बोले तो कौन से महाजनपद में आ जाइए, अस्मक, जो एकदम नीचे में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद, ये वही महाजनपद है जिस महाजनपद में भगवान बुद्ध को निर्वाण, यानी निर्वाण मतलब क्या कहते हैं, मतलब मृत्यु हुआ था इनका, ठीक है, मल्लों के द्वारा। पढ़े ना आप लोग गौतम बुद्ध में, जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो हमने आपको पढ़ाया था। मैं आप लोगों का क्या कह रहे हो जी, बताओ, ये क्लास रोज इसी टाइम चलती है, वैसे तो 2 बजे चलता है, लेकिन आज हमारा मन किया कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने का, इसलिए हम थोड़ा लाइव है। तो देखिए बिहार, ये उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद, आपने सुना होगा जब मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो वहां पर कहा गया था मल्लों के द्वारा विष रहित भोजन दे देने के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, उन्हें महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये मल्ल क्या जाति थे, नहीं, मल्ल महाजनपद है। जैसे मगध था, मगध था, अंग था, जो भी है ऐसे तरह का, गांधार महाजनपद, वैसे मल्ल एक महाजनपद था, ना कि कोई जाति थी। कुछ सबको लगता होगा ना कि मल्लों द्वारा एक कास्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ देखिए बिहार का बज्जी एक महाजनपद जो था एक गणराज्य था, मतलब गणराज्य का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक तरह से, इसके बारे में हम आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अभी रहने दीजिए, ये अभी आगे बढ़ते हैं एक एक चीज, क्योंकि अभी से ही आगे कर देंगे तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था, और इसमें कुल 8 कुलों का एक संघ है। आपसे पूछेगा कि भाई बिहार में एक गणराज्य महाजनपद कौन था, गणराज्य था, तो कहेंगे वज्जी, ठीक है, वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। देखिए कह रहे बिहार का वज्जी महाजनपद एकमात्र गणराज्य था, ठीक है। यहां तक पहले आप लोग बताइए, क्लियर है सबको? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, हाँ या ना में, जल्दी बोलिए सब लोग, यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, तो हमने क्या बोला, क्लियर एकदम सबका? चलिए तो देखिए गणराज्य, अब बात कर रहे थे, चलिए इस पर डिस्कस कर ही देते हैं कि बिहार का बज्जी महाजनपद जो था एकमात्र गणराज्य था। गणराज्य का मतलब समझिएगा कि राजा का चयन जो है, राजा का चयन जो है वो किसके द्वारा होता था, जनता के द्वारा। मतलब जनता, मतलब अभी भी हमारा क्या है, गणराज्य है, हम लोग अपने प्रधानमंत्री का चयन करते हैं ना। तो प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा एकमात्र महाजनपद था जिसमें गणराज्य था, बज्जी, बाकी में राजतंत्र था। मतलब राजा मरा तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, जैसे हरियक वंश आया था मगध महाजनपद में, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन का बेटा शिशुनाग, नागदशक, ऐसे करके वो चलते रहा। तो गणराज्य का मतलब हुआ जिसमें राजा का चयन कौन करता है, जनता के द्वारा। तो प्रश्न पूछेगा एकमात्र महाजनपद जिसमें गणराज्य स्थापित था, कहेंगे सर वज्जी, ठीक है। अब देखिए वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। किसका? लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे पुराना गणराज्य, कहेंगे लिच्छवी। कहाँ था, किस राज्य में? वज्जी महाजनपद में, और राजधानी वैशाली थी, ठीक है। वज्जी वैशाली उधर हाजीपुर का एरिया आप लोग का पड़ेगा शायद, ठीक है। अब देखिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत थी, पश्चिम में सोन नदी है, और उत्तर में गंगा, और पूर्व में फल्गु। वही फल्गु को क्या बोलते हैं हम लोग, गया वाला जी, फल्गु नदी, हाँ फल्गु नदियाँ जैसी है। और देखिए सिंपल बात है, अगर आपका शहर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है, तो पहला नंबर तो सिंचाई वाला क्षेत्र हो गया। और 3 तरफ से अगर नदियों से घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है, तो सिंपल बात है भाई कि बाह्य आक्रमण तो नहीं होगा, अब पानी से पैर कराएगा तबे ना। इसी कारण से सिकंदर आया था और व्यास नदी को पार नहीं किया और वो वापस लौट गया था, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानिएगा। तो कह रहा है कि महाजनपद के क्या कह रहा है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, और पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा, और पूर्व में फल्गु, ठीक है। कौन सी नदी? फल्गु नदी थी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी, ठीक है। मतलब दुर्ग का मतलब किलेबंदी, तो किलाबंदी करने की जरूरत है, था तीनों तरफ से पानी था। कौन भाई आएगा वास्को डी गामा की तरह वो लेकर, ठीक है। उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था महाजनपद काल में, तो छोड़ देता, सोच छोड़ो हटाओ, कौन जाता है। अब देखिए, अब चारों तरफ सेना लगाने से बढ़िया कि एक तरफ लगाई, 3 तरफ तो पानी है, 3 तरफ से कोई आएगा नहीं, कोई बाह्य आक्रमण होगा नहीं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र मत्स्य महाजनपद। प्रश्न पूछेगा राजस्थान में भी एक महाजनपद था, मध्य प्रदेश में भी एक महाजनपद था, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित महाजनपद कहाँ था?
मत्स्य महाजनपद। अब देखिए, महाभारत तथा पुराणों में चंपा प्राचीनतम नाम क्या था? मालिनी। चंपा ये भी महाजनपद है। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। कौन से? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वही कह रहा है महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल महाजनपद, प्रश्न सुना होगा आपने। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश कौशल के श्रावस्ती में, ठीक है। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने तो मल्ल प्रश्न बोला जाएगा कि किस महाजनपद में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी? मल्ल महाजनपद, ठीक है। ये सब यूपी में, ठीक है। कान्यकुब्ज जिसको कन्नौज कहा जाता है, कन्नौज यानी पांचाल राज्य के अंतर्गत आता है। कन्नौज की राजधानी कहाँ है? पांचाल। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में की गई। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। एक एक चीज आप कर लोगे, एक एक चीज आप रट लोगे, ठीक है। हाँ, राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में था मत्स्य महाजनपद, ठीक है। कौन सा? मत्स्य महाजनपद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाएगी कि भाई स्टूडेंट हमारी बात मानते हैं एकदम। जल्दी जल्दी चलिए तो, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य की बात करेंगे। देखिए मगध साम्राज्य की अगर बात करेंगे, अब यहाँ से जो है ना थोड़ा सा पढ़ाने में भी मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा महाजनपद काल में सबसे इंटरेस्टिंग जो यही होता है वो मगध साम्राज्य होता है, मगध काल होता है। चलिए सब लोग आ जाइए फटाफट। क्लियर है? ओके, तो देखिएगा 16 महाजनपदों में अब हम लोग कौन पढ़ेंगे? मगध महाजनपद पढ़ेंगे। मगध महाजनपद, और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सोचो बिहार कितना शक्तिशाली था, ये आप प्राचीन काल से लगा सकते हो। आजकल कहा जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। अरे भाई ठीक है, लेकिन प्राचीन काल को भी तो एक बार उलट कर देखिए क्या कह रहा है। 16 महाजनपदों में मगध जनपद का प्रारंभ में तो बहुत ही छोटा था। मगध जनपद जो है वो प्रारंभ में बहुत छोटा था, जो पाटलिपुत्र से मात्र राजगीर यानी पटना से राजगीर तक ही इसका विस्तार था। पटना से राजगीर क्या होगा? मुश्किल से 100 किलोमीटर, सोचिए। और अभी देखिएगा क्या कहता है, किंतु मगध के शासकों ने मगध की सीमा पर बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा की पहाड़ियों तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। अब एक्चुअली यहीं से पढ़ना है हमें एक्चुअल यही पढ़ना है, मगध महाजनपद। तो कहा गया है कि 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद का प्रारंभ में तो एक बहुत ही छोटा सा महाजनपद था जो पटना से लेकर बस राजगीर तक फैला हुआ था, लेकिन मगध के शासकों ने मगध की सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा की पहाड़ियों तक अपने साम्राज्य को फैला दिया। यानी एक बहुत बड़ा, और इसमें पता है क्या था? इसके राजाओं का बस एक ही नियम था कि भाई या तो जीत लो या तो साम्राज्य का विस्तार जो है संबंध स्थापित करके, मतलब एक राजा की बेटी से शादी कर लिया, बहन से शादी कर लिया। बिंबिसार के बारे में पढ़िएगा ना, 4-5 को बीवी थी और सबका एक ही लगता था, सब अलग अलग महाजनपद की रानियां थी, बेटियां थी, सबसे अच्छे से विवाह कर लिया। देखिए इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मतलब एक बहुत बड़ा जनपद था। यहां से मजा आएगा। प्रश्न कहेगा कि मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध महाजनपद पर, मगध जो हमारा पटना महाजनपद है, पाटलिपुत्र महाजनपद है, उसी को मगध कहते थे हम लोग। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कुल कितने राजवंश आए? 7 राजवंश। पहला एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हसीन मसुक होना चाहिए, हसीन मसुक शाह। क्या होगा बाबू? ऐसे लिखिएगा, हसीन, ठीक है, हसीन मसुक शाह। ये 7 राजवंश हम यहां से कंटिन्यू पढ़ेंगे लगातार। पटना महाजनपद पर, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। नाम था हसीन मसुक शाह। हरकाला, हा से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, न से हो गया नंद वंश, मा से हो गया यहां देखिए मौर्य वंश, सु से हो गया शुंग वंश, क से हो गया कर्ण वंश और स से हो गया सातवाहन वंश। यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। तो ये अभी हमारा टारगेट यही रहेगा, हसीन मसुक शाह। क्या टारगेट रहेगा बाबू? हसीन मसुक शाह, ये हमारा अभी का लक्ष्य रहेगा। मतलब यहां से लेकर हर्यक वंश से लेकर हम लोग सातवाहन वंश तक पढ़ेंगे, और ये टर्निंग पॉइंट रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री का। सब लोग तैयार हैं? एक बार नीचे कमेंट में अपनी बातें कुछ लिखें, तब हम आगे बढ़ेंगे हसीन मसुक शाह पर। सब लोग नीचे लिखो जी, हसीन मसुक शाह।
बोलिए। हर्यक वंश में मगध साम्राज्य पर, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंश आए। 7 राजवंश करे, 7 राजा नहीं, राजा तो बहुत सारा, हर राजवंश में 4 4 5 5 4 4 5 5। ठीक है, बोलिए। ट्रिक से याद करिए, लिखिए हसीन मसुकसा, यहां मैंने लिख दिया है हसीन मसुकसा। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से शुंग, क से कण्व और लास्ट में स जो है सातवाहन। देखिए हसीन मसुकसा। अब सबसे पहले जो हमें पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है हर्यक वंश। हर्यक वंश, हालांकि हर्यक वंश से पहले हम थोड़ा सा जानकारी आपको बृहदत्त वंश के बारे में देंगे, लेकिन बृहदत्त वंश का कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होने के कारण उसको लोग इग्नोर करके चलते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। कौन थे बाबू? बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। तो उसके बाद कौन आ गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। कौन कर दिया? उदयन ने कर दिया। और उदयन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू घोप कर मार दिया और उसका बेटा आ गया नागदशक। ठीक है, नागदशक। देखिए सिंपल समझिएगा, एक एक चीज। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन के बाद नागदशक। ये 4 लोग जिन्होंने हर्यक वंश में शासन किया। फिर शिशुनाग, एक एक करके आइए, चलिए सीखिए। अगर सीख रहे हैं तो हेडिंग बनाइए, ऊपर हेडिंग बनाइए मगध साम्राज्य। मगध, मगध, मगध साम्राज्य। क्या हेडिंग बनाएंगे? मगध साम्राज्य। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आए हैं हम मगध साम्राज्य के ऊपर। हमने क्या ट्रिक बताया बाबू? हसीन, हसीन। सब लोग लिखो। देखो अगर बढ़िया कॉन्सेप्ट चाहिए, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आज की क्लास आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन होगा। हसीन मसुकसा। ठीक है, मगध साम्राज्य की अगर चर्चा की जाए तो मगध साम्राज्य पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो कहेंगे सर मगध साम्राज्य पर कुल 7 राजवंश ने शासन किया, जिसका शॉर्टकट फॉर्मूला है हसीन मसुकसा। बोलो बाबू, क्या नाम है जी? हसीन मसुकसा। और 7 राजवंश में अगर एक एक राजवंश की चर्चा की जाए तो पहला राजवंश जो था बाबू, वो हर्यक वंश था। कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश में इसके संस्थापक जो थे वो थे, पहला शासक जो था हर्यक वंश में, वो पहला शासक था बिंबिसार। क्या था बाबू? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, तो दूसरा शासक हो गया अजातशत्रु। ठीक है, तीसरे की बात करें तो उसका बेटा था उदयन। हर शासक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम देते चलेंगे। और चौथा जो था वो नागदशक था, वो एक अयोग्य शासक था। तो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक हो जाएगा नागदशक। और नागदशक की हत्या उसके अमात्य या कहिए सेनापति शिशुनाग ने कर दी। तो हर्यक वंश में नागदशक जो है वो अंतिम शासक था। और नागदशक की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, एक नए वंश की स्थापना हुई। हर्यक वंश पहला था, अब दूसरा जो बन गया वो हो गया शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। कौन थे बाबू? शिशुनाग थे। और शिशुनाग के बाद हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक आया कालाशोक। क्या आया? कालाशोक आया। ठीक है, कालाशोक के बाद एक और शासक थे जिनका नाम था शिशुनाग, कालाशोक, और एक था जो भी है, तीसरा शासक का थोड़ा सा नाम याद नहीं है। उसकी हत्या उसके सेनापति महापद्मनंद ने कर दी। हरियन, शिशुनाग, और उसके बाद कौन सा बंद आ गया? वंश आ गया नंद वंश। कौन सा वंश आ गया? नंद वंश। देखिए ना, ध्यान से उठ गया कि एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। अजातशत्रु, ये सब पढ़ेंगे, एक एक कर करके पढ़ेंगे। उदयन, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, थोड़ा सा कालाशोक था। हाँ, नंदीवर्धन, वही कहे हम, ध्यान कैसे उठ गया मेरा। हर्यक वंश का जो तीसरा शासक था, इस कालाशोक के बाद आया था नंदीवर्धन, वही मुझे लगा, नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन को जो है, नंदीवर्धन की हत्या जो है ना, नंदीवर्धन की हत्या उसके सेनापति महापद्मनंद ने कर दी। और अब कौन सा वंश आ गया? नंद वंश।
ठीक है। नंदीवर्धन की हत्या किसने की? उसके सेनापति महापद्मनंद ने कर दी, और नंद वंश के संस्थापक हो गए महापद्मनंद। देखिएगा, ये जो है ना, ये एक बहुत ही योग्य और क्रूर शासक थे, योग्य और क्रूर शासक थे, और इसने अपना विस्तार जो है वो बहुत बड़े लेवल पर किया था, वो जब हम पढ़ेंगे। लेकिन महापद्मनंद के बाद उनका बेटा आया घनानंद, और ये भी क्रूर शासक ही था। ये वही शासक था जिसने चाणक्य को पूरी भरी सभा में भगा दिया था। ठीक है, वो संदेश लेकर आए थे कि सिकंदर आ रहा है, तो ये बोला बुड़बक भगा। दिन भर जो है एकदम दारू पी के लोटा हुआ रहता था ये घनानंद। ऑर्केस्ट्रा देखना, दारू पी के लोटा रहना, एकदम नचनिया डांस उसको बहुत पसंद था। समझ रहे हैं घनानंद के बारे में? तो घनानंद की हत्या किसने कर दी? वही जो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से, सॉरी, चाणक्य यहाँ से गए और उन्होंने अपने शिष्य को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, और अब कौन सा वंश आ गया? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में नाम आया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक नए वंश की नींव डालते हैं, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में बड़ा कंफ्यूजन होता है जी। और बिंदुसार के बाद उसका बेटा कौन आया? अशोक। बिंदुसार का बेटा कौन था? सम्राट अशोक। और अशोक ने जो है वो विश्व विजेता बनना चाहता था। ये कलिंग युद्ध के बाद इसने जो है त्याग दिया, शस्त्र को त्याग दिया। चलिए, इतनी सी बातें आप लोगों को क्लियर है? बोलो बाबू, बड़े आगे। तो ये हमारा अभी और है, मौर्य वंश, शुंग वंश, एक एक कर करके सब पढ़ेंगे, एक एक कर करके जानकारी देंगे। अब एक ही बार में पूरा, ये मोटी मोटी जानकारी थी, जब हम लोग एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 बीसी में, क्योंकि ईसा पूर्व की घटना है ये वही समय है जब गौतम बुद्ध का शासनकाल, मतलब हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार थे, और हमारे भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जो है वो इनके समकालीन थे। मतलब जैसे समकालीन, मतलब आप हमारे समकालीन हैं, हम लोग ऐसी एक ही शासनकाल में हैं, तो ये हो गया समकालीन। यहां तक सबको अच्छा लग रहा है? एक बार यस या नो में जवाब बताइएगा जरा जी। एक बार आप लोग थोड़ा सा यस या नो में जवाब दीजिए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि उससे क्या है ना, थोड़ा सा हमारे अंदर की एनर्जी और बढ़ जाती है अगर आप लोग कुछ बोलेंगे तो। और एक दो के बोलने से नहीं होता, सबको कुछ ना कुछ बोलना है, एक दूसरे से गप बाद में कर लेना, ठीक है? देखिए, हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है बिंबिसार को, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है। कहा गया, महाभारत और पुराणों में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश नहीं, एक और वंश था जी, बृहदत्त वंश, जिसके संस्थापक बृहदत्त है। लेकिन इस बृहदत्त वंश की जानकारी में जो कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, और हर्यक वंश को ही मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन पहले कौन आया था? बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश का संस्थापक, जिसने जो इसके संस्थापक भी कौन थे? बृहदत्त थे। यहाँ देखिएगा, बृहदत्त ने अब इसकी राजधानी गिरिब्रज, जो अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है। जरासंध, आप सुने होंगे, जरासंध का अखाड़ा, जब राजगीर आइएगा ना कभी, तो जरासंध का अखाड़ा देखिएगा, वहां पे लड़ाई हुई है भीम और जरासंध के बीच। मतलब महाभारत का काल था, तो जो पांडव में भीम थे और जरासंध, इन दोनों के बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था, और वही उसी को कहते हैं जरासंध का अखाड़ा। कभी आइएगा तो जरूर देखिएगा। तो कहा गया, जरासंध अपना साम्राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, वही, परंतु पांडव और कृष्ण के विरोध में वही लड़ाई हुआ था, पांडवों ने विरोध किया था, और भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था राजगीर में। उसी को आप लोग जरासंध का अखाड़ा, कभी सुने हैं जरासंध का अखाड़ा का नाम? जरूर सुने होंगे। तो जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? राजगीर में। तो ये कह रहा है, जरासंध अपना साम्राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल पाया, करने ही नहीं दिया गया इसको। फिर कहा गया, भीम, देखिए यहाँ देखिए पॉइंट पढ़ ही रहे थे, आ भी गया। भीम के हाथों, क्या है बाबू? हाँ, भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। ठीक है, कौन से युद्ध में? मल्ल युद्ध में मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। ठीक है, तो ये सब कब था? हर्यक वंश के आने से पहले। लेकिन वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश को माना जाता है। इसमें देखिएगा, रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी, और वह अपने पुत्र को शासक बना दिया। घाटिया नामक सामंत, ठीक है, घाटिया नहीं, घाटिया नामक सामंत जो है वो कुलिक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार देखिए यहाँ पर आया। चार पांच शासक के बाद बिंबिसार आया, और बिंबिसार ने कहा कि हम ही असली राजा हैं मगध साम्राज्य के। तो लास्ट में घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र, किसको? बिंबिसार को, मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा है। और अब यहां से बिंबिसार की बात करेंगे। करेक्ट, किंतु इस वंश के बारे में, कौन सा? बृहदत्त वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है।
कोई खास अच्छा साक्ष्य मिला नहीं। इस कारण से हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। अगर पूछा जाए कि एक्चुअल में मगध साम्राज्य पर सबसे पहले कौन है, कहे सर एक्चुअल में तो हर्यक बृहदत्त वंश आया था, लेकिन कुछ साक्ष्य उतना अच्छा मिला नहीं, तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार को ही माना गया है। यहां तक क्लियर। अब देखिएगा, बात करें बिंबिसार। बिंबिसार का कालखंड जो है ये 544 बीसी है ना, ईसा पूर्व से लेकर 492। इसी दोनों के बीच में महात्मा बुद्ध भी थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध भी थे इसी के समकालीन, और महावीर स्वामी, ये दोनों इसी के समकालीन थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी इस राजवंश के समकालीन थे, तो हर्यक राजवंश के शासक थे बिंबिसार के। अजात शत्रु के समय दोनों की मृत्यु हो गई, एक 72 साल की आयु में अपने निर्वाण प्राप्ति किया, एक ने 80 वर्ष की आयु में। तो कहा गया, देखिए इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगिर या गिरिब्रज, वही इसी को भी हम लोग राजगिर कहते हैं। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया, 544 से लेकर 492। इस भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा कि बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया और अस्थायी सेना को रखता था। साथ ही साथ इसने अपने साम्राज्य के विस्तार पर बहुत जोर दिया कि नहीं भाई, हमारा राज्य जो है बहुत बड़ा। बोल तो रहे पाटलिपुत्र से राजगिर, यानी पटना से राजगिर तक ही था मौर्य मगध साम्राज्य, लेकिन अभी ये सुने हैं ना कहाँ कहाँ पहुँच गया। कहा गया है बिंबिसार पहले तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने शायद जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब दोनों धर्मों को मानता था, लेकिन मेन रूप से वो जैन धर्म का अनुयायी, जैन धर्म को मानता था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक वृहदत्त को हराकर, अंग के शासक थे वृहदत्त, उसको हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु का वहां का शासक बना। मतलब देखिए इसका एक ही नीति थी कि या तो संधि कर लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे राजाओं से बोला या तो संधि कर लीजिए, या तो लड़ लीजिए, या तो फिर संधि करके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, मतलब अपनी बेटी से हमारा शादी कर दीजिए। 5-6 गो बियाह किया है जी, 5-6 गो तो लिखित है, अलिखित जैसे तुम लोग का भी भाई एक गो लिखित गर्लफ्रेंड होती है, बाकी कई गो रखते हो कौन जानने गया, भगवान जाने। ठीक है, तो कहा गया बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब जहाँ तहाँ जो राजा को हराया बोला अपनी बेटी से ब्याह कर दीजिए, हमारा हम छोड़ देंगे, आपको नहीं मारेंगे, आप हमारे अधीन हो जाइए, आप हमारे साम्राज्य के अंदर। हारल आदमी ऐसी कोई भी चीज तुरंत स्वीकार कर लेता है। ठीक है, बात करें यहां से। कहा गया बिंबिसार की पहली पत्नी, देखिए महाकौशला थी, ये बहुत ही योग्य महिला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल ये वही क्षेत्र है जहां भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है ना, हाँ, कौशल कौन था भाई? ये वही महाजनपद है जहां महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था। तो क्या है? चलो यहां देखो, कहा गया बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री, प्रसेनजीत की बहन, और इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था। सोचिए, मतलब कौशल की राजधानी श्रावस्ती और वो काशी बनारस वाला क्षेत्र था, और जब इसने महाकौशला से विवाह किया ना, तो इसको पूरा काशी दहेज में मिला था बिंबिसार को। लीजिए काशी का टैक्स आप वसूल करिए। और सोचिएगा उस समय ईसा पूर्व की बात करें, उस समय काशी से 1 लाख रुपया सालाना टैक्स आता था इसको, बिंबिसार को। देखिए ना, जिससे 1 लाख की कमाई वार्षिक आय आती थी। 1 लाख रुपया ईसा पूर्व में, सोच सकते हैं अभी का कितना अरब के बराबर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही कहा गया बिंबिसार की दूसरी पत्नी, ये बाबू बिंबिसार की पहली पत्नी थी। आजकल तो एक ही में ड्रम में पैक कर देती है, 2-3 को करेगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पैक करेगी। नहीं, एक के बीवी तो भाई ड्रम व्रम में सब पैक कर देती है, कभी पहाड़ पर ले जाके ढकेल देती है, कोई चाकू गोद देती है। आजकल तो ड्रम में भी पैक होना शुरू हो गया, हरा वाला ड्रम। तो कह रहा है बिंबिसार की दूसरी पत्नी जो थी वैशाली की लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलन्ना थी। ठीक है, और जिससे अजातशत्रु का, यानी अजातशत्रु की वास्तविक माता का नाम क्या था? चेलन्ना था। अजातशत्रु जो बिंबिसार की मृत्यु पर हुआ क्या जानते हैं? बिंबिसार हर्यक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार था, वो बहुत लंबे समय से शासन कर रहा था। तो जो अजातशत्रु की पत्नी थी ना, वो कह रही थी आप कब राजा बनिएगा, आप बूढ़ा हो जाइएगा तब राजा बनिएगा। तो वो अजातशत्रु कह रहा था हद तेरी, तो हम क्या करें, बाबूजी बैठे हुए हैं गद्दी पर, तो हम कैसे राजा बन सकते हैं? तो इसकी पत्नी बोली ना, अजातशत्रु की पत्नी, मार दीजिए बुढ़वा को, पूरा ये क्या करेगा, वो बूढ़ा हो गया इसको। तो लास्ट में क्या हुआ ना, अजातशत्रु, अब बिंबिसार हटिए नहीं रहा था गद्दी पर, और अजातशत्रु धीरे धीरे बुढ़ा रहा था। वो भी बिंबिसार 90-80 साल का हो गया था, अजातशत्रु 60
अजातशत्रु का हो ही ना गया था जी, तो भाई हम कब बनेंगे राजा, हम कब बने। तो ये क्या किया ना अजातशत्रु ने, मार दिया चाकू अपने पिताजी को, भाला भोग दिया था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या किसने की, अजातशत्रु ने। अपने पुत्र ही पिता का हत्या कर दिया और गद्दी पर खुद बैठ गया। ठीक है, तो इस कारण से इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है, मतलब पिता की हत्या। अब अजातशत्रु का बेटा आएगा उदयन, तो उसकी पत्नी बोलेगी आप कब राजा बनिएगा, तो बोलेगा पिताजी अजातशत्रु गद्दी पर बैठे, हम कैसे, तब बुढ़बा मरेगा नहीं तो क्या करिएगा, मारिए उसको जल्दी। तो क्योंकि उसकी पत्नी बोलती है, उदयन की पत्नी, कि देखे नहीं है आपके दादाजी को कौन मारा, आपके पिताजी मारे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, आप भी मारिए अपने पिताजी को और राजा बनिए। तो अवरी क्या किया, अजातशत्रु का बेटा था उदयन, मार दिया वो चाकू। उसके बाद अजातशत्रु मर गया, अवरी उदयन बैठा। अब उदयन बैठा था, फिर उसको डर लग रहा था कहीं ससुरा हमारा बेटवा ने हमको मार दे, और उसका बेटा का नाम था नागदशक। तो वो अपना बेटा को बोल दिया उदयन, रे बेटा ऐसा करो कि देखो दादाजी भी मरे हुए किए हैं, और तुम्हारे पिताजी भी, परदादा भी मराए, मतलब बिंबिसार भी मराया अजातशत्रु से, अजातशत्रु मराया उदयन से। तो नागदशक जो उदयन का बेटा था उसको उदयन बोल दिया, अरे बेटा मारना नहीं हमको, जहिया तुम मन करेगा नहीं कि हमको शासक बनना है, तुम बोल देना हम दे देंगे तुमको गद्दी। वो टेंशन फ्री हो गया नागदशक। हाँ ठीक है, लेकिन नागदशक एक योग्य शासक नहीं था, नागदशक एक योग्य शासक नहीं था। और नागदशक योग्य शासक, देखिए इधर हमने आपको क्या बताया पूरा, यहाँ देखिए ना, नागदशक के बाद कौन आया, शिशुनाग। तो क्या हुआ ना कि नागदशक एक योग्य शासक नहीं होने के कारण, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था कब शासन बना, लेकिन उसका जो नागदशक का सेनापति था उसका नाम था कौन, शिशुनाग। वो सोच रहा था कि भाई अबरी उदयन मरेगा तो बेटा नागदशक गद्दी पर बैठ जाएगा। तो ये क्या किया ना, कहा कि सबसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है उदयन है, नागदशक तो इस बकलोले है, ऐसा करते हैं उदयन को मरवा देते हैं। तो उदयन को अज्ञात लोगों के द्वारा चाकू घोंप कर मारा गया। उदयन को की हत्या नहीं की गई, चाकू घोंप कर कहीं जा रहा था, उसको अज्ञात कौन मारा पता नहीं चला, सोचो राजा को मार दिया, तो सेनापति मेन होना चाहिए ना। तो उदयन का सेनापति था शिशुनाग, और शिशुनाग जो है मतलब अज्ञात लोगों से मरवाया, मतलब उसके ऊपर अभी प्रमाण नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि शिशुनाग नहीं मरवाया था। तो शिशुनाग ने उदयन को मरवा दिया। अब बकलोलवा बच गया नागदशक को कुछ दिन के लिए गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। अब नागदशक एक अयोग्य शासक था, एक दिन क्या किया, शिशुनाग जो है नागदशक को मार दिया, और शिशुनाग को नागदशक मारा, शिशुनाग ने नागदशक को जब मारा तो हर्यक वंश समाप्त हो गया, क्योंकि एक नया व्यक्ति आ गया। पहले क्या था, एक ही पोता मार रहा था, दादा बेटा बाप को मार रहा था, बेटा बाप को मार रहा था, बेटा बाप को मार रहा था, तो वंश तो वही था ना, खाली शासक चेंज हो रहा था। लेकिन अब कोई सेनापति मार दिया राजा को, तो उसने, शिशुनाग था इसलिए उसने अपने नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो वहीं से हर्यक वंश खत्म हो गया, शिशुनाग। उसका संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग से योग्य शासक आया कालाशोक, जिसने बहुत प्रभावित किया, ठीक है। और कालाशोक के बाद आया नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या उसके सेनापति महापद्म नंद ने करके नंद वंश की स्थापना कर दी। तो ऐसे स्क्रीन साफ कहाँ से दिखेगा बाबू, तुम अच्छा से मोबाइल अपना क्वालिटी बढ़ाओगे तब ना। देखो यहाँ क्या था, बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री या राजकुमारी कहिए चेलन्ना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। मतलब अजातशत्रु की माता का वास्तविक माता का नाम क्या था, चेलन्ना। ऐसे तो 4-5, ऐसे तो 100 माँ उसकी माँ होगी, ठीक है, 100 ब्याह से कम किया होगा बिंबिसार जी। अरे 4-5 तो लिखित है, अलिखित का एगो अभी भी आजकल लिखित रहता है ढेर सा, ठीक है। अब कह रहा है बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी, ठीक है। फिर कहा गया कि बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी, ठीक है। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलन्ना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। पहले क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार, लेकिन वो एक्चुअल में अपनी पत्नी कौन थी, किसको, कौन सी पत्नी है, चेलन्ना से जो था ना बिंबिसार का बड़ा अच्छा कनेक्शन था, इसलिए वो अपना उसी के बेटा को अजातशत्रु को शासक बनाई, चेलन्ना को, ठीक है। तो चेलन्ना से उसका प्रभाव, जैसे होता है ना एक प्रिय पत्नी होता है, ठीक है ना, जैसे अकबर के बारे में पढ़िएगा तो पहले वो उनकी प्रिय पत्नी जो थी वो क्या रुकैया बेगम थी, लेकिन जब उसने अकबर ने जब जोधा बेगम से शादी कर लिया तो उनकी प्रिय पत्नी जोधा हो गई, रुकैया का वैल्यू कम गया, ठीक है। तो कह रहा है बिंबिसार की तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी समझ गए, बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलन्ना से प्रभावित होकर जैन धर्म, यानी बिंबिसार जो है वो किस धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। उसका बेटा अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मानेगा, क्योंकि अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद करिए। राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक वीर कुंवर जी कंगाल है, पढ़ाए थे ना। तो पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु के काल में। कह रहा है यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समकालीन था, बोले थे ना, देखिए ना हम क्या बोले, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे। कह रहे बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था, क्या था, भाटिया था। पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है,
इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत, देखिए एक राजा थे चंद्रप्रदोत, अवंती के एक राजा थे चंद्रप्रदोत। क्या नाम है बाबू, सुनिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है। अवंती के एक राजा थे चंद्रप्रदोत, चंद्रघोत नहीं, चंद्रप्रदोत नाम है, ठीक है ना, सही ढंग से लिख लीजिएगा। ऐसे सुनिए ना, अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रप्रदोत। वो जो है ना, वो एक बीमारी से कौन सा बोलते, कोई बीमारी से ग्रसित थे। तो जो बिंबिसार थे उसने अपने जीवक को भेजा, बोला कि भाई जाओ अवंती चले जाओ तुम, और अवंती के एक राजा जो थे, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत बड़ा बीमार है, उनको ठीक करके आओ। तो मगध साम्राज्य का राजा था, उसके पास एक से एक जीवक था, वैद्य था, तो वैद्य का नाम क्या था, जीवक, इसको भेज दिया उन्होंने। और ये जो जीवक था, इन्होंने चंद्रप्रदोत को सही कर दिया। तो अवंती कहा कि ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। राजा की आपने जान बचाई है। जब सारा वैद्य हकीम बोला कि नो चांस, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो सबने कहा दिया कि अब अवंती के राजा चंद्रप्रदोत नहीं बचेंगे। लेकिन जीवक गया, बिंबिसार के कहने पर वो गया और उसने उनको अच्छा स्वस्थ कर दिया। तो चंद्रप्रदोत जो थे अवंती के राजा, तो अवंती किसमें आकर मिल गया, मगध। अरे एक एक कर करके मगध 16 महाजनपद पर अपना साम्राज्य था, 16 पर, मतलब जो सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया। तो डिपेंड करता है कि राजा अच्छे मिले, शासक अच्छे मिले। देखिए, अतः ठीक करने के बाद बिंबिसार ने अपने राजा राजवैद्य जीवक को भेजा, और जीवक के इलाज से चंद्रप्रदोत स्वस्थ हो गए। उन्हें अवंती को मगध के अधीन कर दिया गया कि जाइए, अब हम ठीक हो गए तो हम आपके अधीन हो गए, बिंबिसार के अधीन हो गया अवंती, पूरा चंद्रप्रदोत। और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में विस्तार कर, मतलब एक एक कर करके सबको जीत लिया गया मगध के द्वारा। फिर कह रहा है बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था, इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया, किंतु सब। देखिए अब सवाल आएगा कि भाई एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिस पर बिंबिसार नहीं, एकमात्र महाजनपद जिस पर बिंबिसार नहीं जीत पाया, वो था वैशाली। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि बताइए वो कौन सा महाजनपद था जिसको हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार नहीं जीत पाया, वैशाली। आगे जब हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर इसकी चर्चा होगी, वैशाली की चर्चा। इसकी हत्या देखिए इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया 492 ईस्वी में। तो ये कौन सा वंश है बाबू, है तो हर्यक वंश, लेकिन इसको कहा जाता है पितृहंता वंश। क्यों, देखिए पहले समझिए, 4 शासक आया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार पहले था। दूसरे नंबर पर कौन आया, अजातशत्रु। कौन आया, अजातशत्रु। तीसरा कौन आया, उदयन, तीसरा शासक। और चौथा आया नागदशक। तो देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। अजातशत्रु की हत्या, सॉरी, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और वो गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया और वो गद्दी पर बैठ गया। उदयन की हत्या वैसे तो अज्ञात माना जाता है, इतिहास में माना जाता है कि उदयन को कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू घोंप कर मार दिया था, लेकिन माना जाता है कि उदयन का एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग, और सॉरी क्या बोलेंगे बाबू, शिशुनाग के रचित षड्यंत्र के द्वारा अज्ञात लोगों ने उदयन को चाकू घोंप कर मारा। रीजन क्या था, इस शिशुनाग यहाँ पर बैठा हुआ था, मान लीजिए, ठीक है ना, नागदशक, हाँ, मान लीजिए कि यहाँ बाबू शिशुनाग है, और शिशुनाग जान रहा है, ठीक है, शिशुनाग जान रहा है कि ये जो नागदशक है अयोग्य शासक, बकलोल है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो रास्ते का कांटा कौन था, उदयन था ना, तो रास्ते का कांटा उदयन था। तो ऐसा क्या किया जाए, तो शिशुनाग ने क्या किया कि उदयन को ही पहले मरवा दिया, खुल के सामने से नहीं मारा उसने, मरवा दिया। तो उदयन तो कांटा हट गया रास्ते से, क्योंकि एक योग्य शासक, ये तीनों योग्य शासक थे जी, ये तीनों का तीनों एक योग्य, अबबल और एक प्रतिभाशाली शासक थे। बच गया नागदशक। नागदशक के बारे में जानिए रहा था शिशुनाग कि बकलोलवास कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे उदयन मरा ना, इसका राज्याभिषेक करवा दिया गया, ठीक है तुम राजा बनना। कुछ साल राजा रहा, उसके बाद नागदशक जो है उसका गर्दने रोत दिया, बोला खत्म खेला। अब नागदशक मर गया, जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था। तो अब कौन बचा, सेनापति शिशुनाग। बोला अब हम अपना वंश बनाएंगे, क्योंकि वो अलग जाति, अलग वंश था, उसकी अलग जाति थी, तो उसने वंश बनाया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। तो वही कहा गया कि ये समझ में आ गया, ये पूरा वंश समझ में आ गया ना। हमको लग रहा है हर्यक वंश आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर्यक वंश की संस्थापना किसने की, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बारे में पूरा पढ़ लिया। 4 शादी किया था, और किस लिए, क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, कोई और संबंध, कोई और रीजन है। जिस राजा से जीतता था कहता था या तो हमारे अधीन हो जाइए, या तो अच्छा से जीना है, कर दीजिए अपनी बेटी का बियाह, कोई अपनी बेटी का कर दो, कोई अपनी बहन का कर दो। वो लोग सोचता था चलो ठीक है, आप खुश तो हम खुश, ठीक है। चलिए आगे बात करें।
अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, और इसका उपनाम था कुनिक। अपने बाप को मारकर खुद गद्दी पर बैठा था और 492 से 460 तक रहा था। ठीक है, तो बात करेंगे इसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक। इसका अजात शत्रु का एक और उपनाम था, याद रखिएगा। अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। कहेंगे सर अजात शत्रु का एक उपनाम था कुनिक। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी, अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। अजात शत्रु और उद्दयन दोनों को पितर, क्योंकि ये इसको मार दिया और ये इसको मार दिया। ठीक है, नागदशक नहीं मारा था उद्दयन को, क्योंकि नागदशक बकलोल शासक था, उसको उतना कोई मतलब नहीं था। उद्दयन को मारने में सबसे बड़ा हाथ था शिशुनाग का। ठीक है, हम आगे बढ़े, तो यहां तक आपका चला। अब अजात शत्रु के बारे में देखिएगा, कह रहा है कि इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक, अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। या अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। अपने मामा, मुस्लिम में तो आजकल कॉमन है बाबू, ठीक है ना, नहीं चाचा के बेटी से कर लो, मामा की बेटी से कर लो, मौसा फुफ्फा मौसी। ठीक है, कहा जाता है कि एक अगर उसकी जिसकी माँ का आपने दूध नहीं पिया, ऐसा होता है ना कि भाई मान ली किसी की माँ बीमार हो जाए तो बचपन में ना होता मौसी पिला देती है, अगर ऐसा स्थिति में रहे तो अगर आप दूध नहीं पिए तो आप उनकी बेटी से ब्याह कर सकते हैं। अगर आप उनका दूध पी लिए हैं बचपन में तब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह अपने मामा, बताइए अजात शत्रु किससे विवाह कर किया है? अपने मामा की बेटी था। ठीक है, अपने मामा जी की बेटी प्रसेनजीत की पुत्री थी, जिसका नाम था वजीरा। क्या नाम था बाबू? वजीरा। ठीक है, अब समझिए, कहा गया है इसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजगीर की किलेबंदी करवा दी। जो हम लोग राजगीर जाते हैं ना, इसको चारों तरफ से घेर दिया गया था। आपसे प्रश्न कभी पूछ भी सकता है कि किसने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई सबसे पहले, तब तो बिंबिसार ही बोलिएगा, लेकिन राजगीर को किला बंदी करने वाला शासक कौन था? तो कहेंगे अजात शत्रु। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। जब राजगीर, कभी आप लोग राजगीर गए हैं कभी? यस या नो? हम तो बहुत बार गए, आप लोग गए या नहीं? इसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजगीर की किलेबंदी करवा दी। हाँ बाबू, शिशुनाग वंश का समापन, शिशुनाग आएगा, पहले पहले हरियक वंश तो खत्म कर ले, वो तो हम मौखिक ऐसे बोल दिए। तो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके समय सबसे बड़ी घटना हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु। याद रखिएगा, 2 घटना अजात शत्रु के काल में हुआ था। पहला तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और दूसरा प्रथम बौद्ध संधि थी, क्योंकि सबको लगता था कि बुद्ध चले गए तो कहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे कम ना हो जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बौद्ध धर्म अभी भी सबके दिलों पर राज करता है। नहीं, हाँ, अजात शत्रु की बीबी का नाम वजीरा था। नहीं गए हो राजगीर? कभी जाना, बहुत अच्छा जगह है। गर्मी में मत आना, ठंड में आना कभी। ठीक है, अजात शत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति, बोले तो थे। देखिए अजात शत्रु का कालखंड देखिए, 492 से 460, और पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व BC, राजगीर में ही हुआ था, क्योंकि राजधानी थी ना मगध साम्राज्य की। तो कह रहा है अजात शत्रु के ही काल में सप्तपर्णी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसे बिंबिसार नहीं जीत पाया लेकिन अजात शत्रु जीत गया? वैशाली। बताए थे ना, हम बोले थे कि अजात शत्रु का नाम आएगा तो वैशाली की चर्चा होगी। वैशाली को कौन जीत नहीं सका? बिंबिसार। वैशाली को किसने जीता? अजात शत्रु ने। किसके सहयोग से? वर्षकार के सहयोग से, सेनापति था। इस युद्ध में 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग हुआ। भाला उला जने बाहुबली में देखे ऐसे फेंकता है एकदम। ठीक है, तो 2 प्रश्न पूछेगा कि किस युद्ध में, और किस, पहले तो ये पूछेगा किसने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था? अजात शत्रु। किस युद्ध में? वैशाली महाजनपद वाले युद्ध में। ये नहीं पूछेगा किस युद्ध में, लेकिन ये आपसे जरूर पूछेगा कि रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग करने वाला पहला शासक। तो कहेंगे सर रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग करने वाला पहला शासक बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था, जिसने वैशाली के युद्ध में, वैशाली महाजनपद वाले युद्ध में इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया था। रथ मूसल मिला, वही सब भाला उस टाइप का होता है। आगे जो है उस टाइप का, अब हम रथ मूसल और मिला शिला कंटक नेक्स्ट क्लास में इसका PDF रख देंगे। ठीक है, रथ मूसल और महाशिला कंटक। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। वो तो ठीक है भाई, पहली बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के काल में। पूछेगा कि रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किस शासक ने किया था? याद रखिएगा अजात शत्रु। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजात शत्रु के रिश्ते के बारे में होता है, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि भाई ये जो हमारा शुरू हुआ है बिंबिसार, वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे,
और दोनों की मृत्यु जो हुई है इन्हीं के काल में हुआ है। किनके काल में? अजातशत्रु के काल में, क्योंकि एक 468 में मरते हैं और एक की मृत्यु 483 में और एक का 468 में मिला जुला। ठीक है। कह रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है इसने प्रारंभ में जैन, ठीक है, इसने प्रारंभ में जैन लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। वैसे पूछा जाए तो बिंबिसार जैन धर्म, अजातशत्रु बौद्ध धर्म। एक्चुअल में इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र हुए, उदयभद्र और उदयन। तो शासक कौन बनेगा? उदयन बनेगा, उदयभद्र नहीं बनेगा। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। अरे दादा, मार दिया इसको। किसने मारा? उदयन ने मार दिया। ठीक है। और अब देखिए गद्दी पर कौन बैठेगा? उदयन का। इसकी भी बीवी समझाई होगी, कहा बुढ़ऊ को मारो जल्दी, गद्दी पर बैठना नहीं है क्या? तो अभी अजातशत्रु का कि बोला देखो दादा का हत्या तुम्हारे दादा का हत्या तुम्हारे पिताजी ने किया, तो तुम कहाँ सोच रहे हो, मारो उसको। तो फिर अजातशत्रु ने क्या कर दिया? अजातशत्रु के हत्या उदयन ने कर दी। और 460 से लेकर 444 तक बीसी में आ रहे हैं, ईसा पूर्व में हम लोग आ रहे हैं। देखिए, इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर, फुरसपुर, जिसको हम लोग पेशावर कहते हैं भी, ठीक है ना, कुसुमपुर पुरस्पुर को आगे चलकर, अच्छा पुरस्पुर था ना, पेशावर था। अच्छा, राजधानी पाटलिपुत्र ही बना लिया। हाँ ठीक है, गलत नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है। कह रहा है सीधे सीधे याद रखिएगा कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी कहाँ था? कहाँ था? राजगीर। लेकिन उदयन आया तो राजधानी कहाँ बना दिया? पटना, पाटलिपुत्र बना। इनकी माता का नाम पद्मावती था। इसने अपने पिता की हत्या की थी और बौद्ध धर्म से भी पितृहंता के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य नाम उदय या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था, पहले इसको चंपा का राजा। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की और यही पाटलिपुत्र शहर को स्थापित करने वाला यही शासक था, उदयन। ठीक है ना, उदयन। ठीक है। और इसके पाटलिपुत्र से क्या कर दिया? पटना नाम रख दिया। प्रश्न आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। कौन था? वो तो मगध साम्राज्य था ना जी, राजधानी राजगीर थी। पाटलिपुत्र का नाम कहाँ था? कुछ पाटलिपुत्र का नाम बाद में आया, जब उदयन का शासनकाल आया तो उसने कहा कि हम एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, एक शहर की स्थापना करते हैं गंगा और सोन नदियों के बीच। और अभी पटना देखिए कितना डेवलप है। वही कह रहा है कि पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना नाम रख दिया। ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी जैन चैत्य का निर्माण, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी हत्या किसी, देखिए ये बोले थे ना कि अनजान लोगों के द्वारा की गई थी। उदयन की हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी गई। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दिया और एक नया राजवंश, नए वंश की स्थापना कर दी। और अब कौन सा वंश पढ़ेंगे? शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। कल से हम जो पढ़ेंगे वो शिशुनाग से हमारी शुरुआत होगी। तो एकदम क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर दे। चलिए सब लोग बोलिए तो, कौन सा वंश आज हम पढ़े हैं बाबू? और ये ऐसे पहले 16 महाजनपद की जानकारी जान लेते हैं। 16 महाजनपद बताइए। भारत में कुल कितने महाजनपदों में विभाजित हुआ पूरा हिंदुस्तान? 16। बताइए बिहार में कितना महाजनपद? बिहार में 3 महाजनपद। यूपी में कितना? यूपी में, बिहार में 3, यूपी में 8, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, ठीक है, साउथ इंडिया में भी 1, साउथ इंडिया में भी 1, 8 3 11, 11 3 14, और आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया कहेंगे सर बिहार से, भारत से बाहर जो है वो 2। ठीक है। बिहार में कौन कौन था? क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। मगध, ठीक है, अंग, मगध, अंग और वज्जी। ठीक है। यूपी में तो 8 है, एक एक कर करके सब पढ़िएगा, यूपी में भी 8 है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद। ठीक है। और जिस गणराज्य किसमें था? वैशाली में। ठीक है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद इस महाजनपद, मगध महाजनपद की जब बात हुई तो सबसे पहले कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक पहले आया बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी। किसने कर दी? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने कर दी। उदयन को अज्ञात लोगों ने मार दिया और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने। और कल से हम कौन सा वंश पढ़ेंगे?
शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाजनपद काल, और महाजनपद काल में पिछले क्लास में हमने आपको महाजनपद में जैसा कि बताया था कि 16 महाजनपदों में, जी हाँ, पूरा हिंदुस्तान जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया, और उस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो था मगध महाजनपद। तो आज अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मगध महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके उस ऊपर 7 राजवंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, हसिन मशुक शाह। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आया था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उम्मीद है कि मैंने आपको पूरा ये इतना हर्यक वंश के बारे में पूरा पढ़ा दिया था। सब लोग तैयार हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए जी। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और लोग हेडिंग बनाएंगे क्या? ये महाजनपद काल ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहला और सबसे बड़ा महाजनपद आता है मगध। तो मगध महाजनपद में अगर चर्चा किया जाए, ठीक है, तो आप हेडिंग बना लीजिए मगध महाजनपद, या फिर मगध साम्राज्य की बात करें, मगध साम्राज्य। सब लोग हेडिंग बना लीजिए। थोड़ा सा इसको एकदम शुरू से अगर हम करें तो इस तरीके से करेंगे, मगध साम्राज्य की बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य की अगर बात करें, ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मगध साम्राज्य पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 7 राजा नहीं, 7 राजवंश। ठीक है, और उन 7 राजवंशों का हमने ट्रिक आपको बताया था, हसिन, ऐसे लिखा जाता है, हसिन मशुक, हसिन मशुक शाह। क्या बाबू? हसिन मशुक शाह। यही इसी ट्रिक के अंतर्गत सारे राजवंशों का नाम छिपा हुआ है, और एक एक कर करके हम उन राजवंशों की चर्चा करेंगे, और जिसमें से एक राजवंश के बारे में तो हम आपको कल पढ़ा भी चुके हैं, हर्यक। हसिन का मतलब हुआ हर्यक राजवंश, हा का मतलब हुआ हर्यक राजवंश, सा से हुआ शिशुनाग राजवंश, ठीक है, शिशुनाग राजवंश, न से नंद वंश, ठीक है, म से मौर्य, मौर्य के बाद आएगा शुंग वंश, क से आएगा कण्व वंश, और सबसे अंतिम में आएगा बाबू सातवाहन वंश। बोलिए, इतना आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा कल हमने भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि कल तो हम लोग पूरा समझिएगा 16 महाजनपद पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज 16 महाजनपदों में सीधे सीधे हमारा फोकस होगा मगध महाजनपद के ऊपर। कौन सा महाजनपद कहेंगे सर? मगध महाजनपद की चर्चा करेंगे, और मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, और उन्हीं राजवंशों की चर्चा जो है वो हम एक एक कर करके करेंगे। बताइएगा सबसे पहले कौन आया था जी? चलिए अब सब लोग सपोर्ट करिए हमारे साथ, सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहले कौन सा राजवंश? कहेंगे सर सबसे पहले आया था हर्यक वंश। वैसे तो बृहदत्त वंश आया था, लेकिन उसकी जानकारी जो है वो एकदम लिखित जानकारी नहीं पता है। तो हर्यक वंश का पहला शासक कौन था बताओ? कहेंगे सर हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था बाबू? कहेंगे सर हर्यक वंश का पहला शासक जो था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु था। कौन था जी? अजात शत्रु था। अजात शत्रु का बेटा कौन था? तो कहेंगे सर अजात शत्रु का बेटा उदयन था। कौन था? उदयन था। उदयन था। उदयन का बेटा कौन था? उदयन का बेटा था नागदशक। ठीक है ना? कौन था? उदयन का बेटा था नागदशक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो हम ये पढ़ेंगे कि सर हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। ये वही अजातशत्रु है जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, और अजातशत्रु के ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु को बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? कहेंगे सर बिंबिसार की हत्या जो है वो उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र उदयन ने कर दी। और उदयन की हत्या जो है वैसे तो अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन नागदशक का जो सेनापति, या फिर कहिए उदयन का एक सेनापति था। कौन था बाबू? उदयन का सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग के आदेश पर अज्ञात लोगों के द्वारा, किसके आदेश पर? शिशुनाग के आदेश पर अज्ञात लोगों के द्वारा उदयन को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन अभी स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए, लेकिन साक्ष्य के आधार पर शक इसी के ऊपर जाता है, उदयन के शिशुनाग के ऊपर, क्योंकि अगला जो उसका बेटा था नागदशक एक अयोग्य शासक था, बकलोल था एक तरह से। तो शिशुनाग सोचा कि अगर उदयन को मार दिया जाए तो अगला नागदशक है, नागदशक को तो कभी भी मार देंगे, क्योंकि वो एक योग्य शासक नहीं था। तो वही हुआ, उदयन को
अज्ञात लोगों के द्वारा शिशुनाग ने मरवा दिया, और शिशुनाग के बाद उदयन के बाद गद्दी पर बैठा नागदशक, और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था, और नागदशक की हत्या किसने कर दी? तो कहेंगे सर नागदशक की हत्या जो है वो शिशुनाग ने करके एक नए राजवंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर किया, और वो उसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। अच्छा, इस वंश को जो है ना पितृहंता वंश कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि किस वंश को प्राचीन इतिहास में पितृहंता वंश, पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश, तो कहेंगे सर वो हर्यक वंश था, क्योंकि बिंबिसार को अजातशत्रु मार दिया, अजातशत्रु को उदयन मार दिया। बस नागदशक इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये बकलोल शासक था, और उदयन बोल दिया था कि देखो जी, जो पिताजी और दादाजी और परदादाजी के साथ हुआ ना, तुम हमरे साथ मत करना, तुमको गद्दी जब चाहिएगा तब दे देंगे। उससे पहले ही मार दिया शिशुनाग उसको। तो इतनी सी बात क्लियर। सब लोग नीचे कमेंट में लिखिए, एक बेहतर, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, भरोसा रखिए एक बार। अब देखिए, अब दूसरा वंश कौन सा आया? हर्यक वंश तो खत्म हो गया, कहेंगे सर अगला वंश आया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? कहेंगे सर हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, या फिर कहिए शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था? तो कहेंगे सर वो शिशुनाग ही था। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग जो था वो उदयन और उदयन के बाद नागदशक दोनों का सेनापति था। उदयन का भी सेनापति शिशुनाग था, और उदयन जब मर गया तो नागदशक का। और फिर शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी? नागदशक की। और कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग के बाद उसका बेटा आया कालाशोक। कौन सा आया? कालाशोक आया। हालांकि शिशुनाग एक योग्य शासक था, लेकिन इसने अपने साम्राज्य का बहुत बड़े लेवल पर विस्तार नहीं किया। लेकिन जब कालाशोक आया तो इसने अपने साम्राज्य का एक बहुत बड़े, अभी हम, क्योंकि इतना तो हम कल पढ़ चुके थे हर्यक वंश का, आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की शुरुआत करने से पहले आप मोटा मोटी जानकारी हमसे ले लीजिए, ताकि जब हम इसके अंदर घुसे तो एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। बात समझ रहे हो मेरी बात? हर्यक वंश कैसा वंश है? पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश था। शिशुनाग की बात करें तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो उदयन और नागदशक का सेनापति था। उसने नागदशक को मार करके, हत्या करके, और उदयन को मरवा करके, ठीक है, एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। पहला शासक शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, और तीसरा जो था वो नंदीवर्धन था जी। ठीक है, देखिए आपसे यहां से 3 सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो कहिएगा सर शिशुनाग। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर पहले। शिशुनाग वंश का सबसे योग्य शासक, कैसा शासक? योग्य शासक कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का एक सेनापति था महापद्मनंद। महापद्मनंद, हालांकि बुक में अच्छे से लिखा रहेगा। कौन सा? नंदीवर्धन का, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो नंदीवर्धन है, उसका सेनापति था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने क्या किया? नंदीवर्धन की हत्या करवा दी। कौन सा? नंदीवर्धन की हत्या करा दी। किसने? महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन था? ये नंदीवर्धन का सेनापति था भाई। कौन था जी? सेनापति था। तो नंदीवर्धन का सेनापति महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या करा करके मगध पर एक नए राजवंश नंद वंश की स्थापना कर दी। किसने? नंद वंश की स्थापना कर दी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? कहेंगे सर नंद वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। कौन था? ये एक क्रूर और एक योग्य शासक था, जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार एकदम वैशाली तक उधर और इधर कलिंग तक कर लिया था, मतलब एक बड़े लेवल पर। याद रखिएगा, ये एक योग्य शासक था, ठीक है, योग्य शासक था, और ये एक क्रूर शासक था। ठीक है, एक क्रूर शासक था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने जो उपाधि धारण की थी वो था छत्रांतक। कौन सा? छत्रांतक। छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। भगवान परशुराम के बारे में सुने होंगे कि उनका जब साम्राज्य था, उनका जब शासन था, तो भगवान परशुराम क्या किए थे ना? क्षत्रियों का नाश कर दिए थे, पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। तो दूसरा क्षत्रिय ये महापद्मनंद को याद रखिएगा। महापद्मनंद को जो है इतिहास में द्वितीय, कौन सा? द्वितीय परशुराम कहा जाता है। परशुराम किसके शासनकाल में थे? भगवान राम के शासनकाल में थे। ठीक है, तो द्वितीय परशुराम, ठीक है ना। याद करिए, जब आप रामायण देखे होंगे तो जब धनुष तोड़ा गया था राम के द्वारा उसमें स्वयंवर में,
तो परशुराम ही आए थे फावड़ा लेकर, भाला लेकर, ठीक है, कि राम को मार देंगे। फिर देखे कि वो तो भगवान के अवतार है, तो फिर माफी मांगे उन्होंने, ठीक है। तो पहला परशुराम क्यों, द्वितीय परशुराम क्यों कहा जाता था? क्योंकि भगवान परशुराम ने भी जो है क्षत्रियों का अंत किया था, पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और महापद्मनंद ने भी जो है वो छत्रांतक की उपाधि धारण किया था, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसलिए इसको द्वितीय, कौन सा, द्वितीय परशुराम कहा जाता है। महापद्मनंद एक बहुत बड़े लेवल तक, एक बहुत बड़े एरिया तक इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। मतलब अगर मगध साम्राज्य के विस्तार में अगर किसी का योग्यता, मतलब किसी का ज्यादा वर्चस्व रहा तो महापद्मनंद था। इसका दूसरा बेटा, मतलब इसका बेटा था बाबू 2 नंबर पर, महापद्मनंद के बाद गद्दी पर बैठा घनानंद, 1 नंबर का शराबी शासक था जी। कैसा? घनानंद। एकदम दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, नाच डीजे, और इतना मतलब शराबी था जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। ये भी एक क्रूर शासक था, एकदम गुस्सैला शासक था, लेकिन अयोग्य शासक था। हुआ क्या कि इसके शासनकाल में, इसके दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे, चाणक्य आए थे, ठीक है, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, इसी के दरबार में, घनानंद के दरबार में। और एक संदेश लेकर आए थे कि भाई भारत में जो है अब सिकंदर अपनी 2.5 लाख सेना लेकर पहुंच चुका है, और जल्दी जल्दी से चलिए भारतीय सीमा पर अपनी एक बड़ी योग्य सेना लगाइए, क्योंकि सबसे बड़ा राजवंश मगध राजवंश ही था। तो घनानंद से इसको मिलने ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि मगध साम्राज्य का राजा था ये जो है वो डायरेक्टली सभा में घुस गया एकदम किसी तरह से, ठीक है। और जब देखा तो एकदम पूरा फुल ऑर्केस्ट्रा पर नाच रहा था घनानंद, एकदम गुस्सा गया, काहे जी कौन है? तो ये अपना परिचय दिया, मास्टर मास्टर के कोई वैल्यू है जी, जा भगा। इसको क्या किया जो है अपने सेनापति के द्वारा या सबके द्वारा, इसके घनानंद का सेनापति का नाम था क्या था, राक्षस ऐसे कुछ करके था, हाँ राक्षस, ठीक है, देखो नामो है बाबू, राक्षस था। कहा जी इसको भगवा, इसको भगा दिया। मतलब पूरे भरी सभा में चाणक्य का बेइज्जती करके घनानंद ने भगा दिया, और कहा दूत आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। और सम्राट सिकंदर जो है वो 2.5 लाख की सेना लेकर भारत में घुस रहा था, ठीक है। तो ये बात हुआ। तो ये घनानंद, ये नंद वंश का अंतिम शासक था, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद हुआ। और घनानंद की हत्या जो है वो किसने कर दी? यही जो चाणक्य गए थे वो तक्षशिला, फिर उन्होंने अपनी सेना तैयार की, और उस सेना में एक अपने शिष्य को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? कहेंगे सर नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश, ठीक है। देखिए ना पूरा कहां तक हम आपको डिटेल दे चुके हैं, समझिएगा। हस्सिन मशुकसा, तो मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन, ये तीनों भी बाकी है, इसको अगले दिन करेंगे। इसी को पहले पूरा मौर्य तक तो अच्छे से पढ़े। घनानंद की हत्या किसने की? तो कहेंगे सर घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद से की हत्या करके इसकी बेटी के साथ विवाह भी कर लिया, ठीक है, और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कहिए, ठीक है, या प्रधानमंत्री कहिए, चाणक्य थे। मतलब मेन मास्टरमाइंड जो था वो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये वही शासक है जो पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान यानी विश्व, पूरे भारत पर अगर किसी का साम्राज्य रहा तो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा, ठीक है। और समझिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा आया बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, ये जो है ना। और बिंदुसार के बाद इसका बेटा आया सम्राट अशोक। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य में, इसने अपने शासनकाल में कुछ खास नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य की तो पूरी गाथा सुनते सुनते थक जाएंगे। अशोक का तो पूरा विश्व विजेता बनने वाला था, कलिंग पर भी आक्रमण के समय इसने शस्त्र को त्याग दिया। लेकिन बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया था मौर्य साम्राज्य में। मतलब अपने आप में अगर इन तीनों की तुलना की जाए तो बिंदुसार जो है वो एक अयोग्य शासक साबित हुआ। कैसा शासक साबित हुआ बाबू? अयोग्य शासक साबित हुआ। और बिंदुसार के बारे में कहा जाता था कि बिंदुसार एक पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता कहलाता था। समझिएगा बात, क्योंकि बिंदुसार के पिता भी एक बहुत बड़े योद्धा थे जिसने पूरे हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और सम्राट अशोक की तो बात ही नहीं करिए, जितना कहेंगे उतना कम है भाई। इसने तो पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया था, बस कलिंग विजय छोड़ दिया था। कलिंग आक्रमण के समय इसका हृदय परिवर्तन हो गया, मार काट देख के थक गया बेचारा। तो बिंदुसार के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वह कौन शासक है जो एक पिता का पुत्र बनकर रह गया और एक पुत्र का पिता बनकर रह गया।
मतलब इसका बेटा भी योग्य निकला और इसका बाप भी योग्य निकला, ये बकलोल निकला। ऐसा नहीं कि ये ऑर्केस्ट्रा वाला था, लेकिन ठीक ठाक था, लेकिन इतना योग्य नहीं था जितना चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक था। इसलिए मौर्य वंश जो है वो अपने चरम सीमा पर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई। ये बिंदुसार के बारे में प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली घुमा के पूछ सकता है कि किस शासक को एक पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता ही बनकर रह गया, वो था बिंदुसार। ठीक है, तो इतना पहले हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। उम्मीद है कि जितना मैंने आपको अभी सिखाया है कुछ पिछले 10 मिनट में, वो आपके माइंड में जाकर रुक गया होगा। यहां तक सब लोग क्लियर है? एक बार यस या नो, क्योंकि सबकी शिकायतें रहती कि सर आप कुछ बोलते नहीं हैं आजकल क्लास में। बोलो बाबू, यहां तक क्लियर है सबका? हम आगे बढ़े? सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। कहिए एकदम ऑल क्लियर सर। अभी देखिए, अभी तो मौर्य पे आए हैं, ठीक है, अभी तो 3 वंश बाकी है। अभी मौर्य पे आए, अभी शुंग वंश के बारे में हम बात करेंगे, पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश की बात करेंगे, वासुदेव। सातवाहन वंश की बात करेंगे, सिमुख। ये अगले दिन। पहले हम लोग मौर्य तक तो अच्छे से सीख ले पहले। आइए, शिशुनाग वंश। मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है, अब पूरा डीपली आपको एक एक पॉइंट पढ़ाना है कि शिशुनाग के काल में क्या हुआ, फिर उसके बाद अगले शासक के काल में क्या हुआ। मतलब एक एक चीज हम आपको यहां से क्लियर करके देंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तैयार हैं आप लोग? देखिए, कहा गया है बाबू शिशुनाग के बारे में कि शिशुनाग का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक रहा था। कब तक? 412 से 394। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ईस्वी वगैरह नहीं पूछता है प्राचीन इतिहास से। कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है इस वंश का संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्स पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न पूछा जाएगा कि अवंती को मगध में मिलाने वाला शिशुराज और वत्सराज को मगध में मिलाने वाला शिशुनाग। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटली ग्राम से हटाकर वैशाली कर ली। समझिएगा, वैशाली क्यों किया गया? क्योंकि पाटली ग्राम जो था वो हर्यक वंश की राजधानी थी। हर्यक वंश की पूरी राजधानी के शुरू में राजगीर था, लेकिन प्रॉपर क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया, पटना हो गया। उदयन के शासनकाल में पटना हो गया। तो बात यहां पर यह आ गया ना कि पाटली ग्राम इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। और शिशुनाग अगर पाटलिपुत्र ही रहने देता राजधानी को, तो कहीं इसके भी मारे जाने की खतरा नहीं हो, इसलिए अपनी राजधानी को बदल दिया। तो प्रश्न पूछेगा कि किसने राजधानी पटना से हटाकर वैशाली कर दिया, पाटलिपुत्र से हटाकर? तो कहेंगे सर शिशुनाग। और किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। फिर कह रहा है इसके शासनकाल के समय मगध साम्राज्य के अंतर बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। ठीक है, इसके समय मगध साम्राज्य में बंगाल से लेकर धीरे धीरे विकसित हो गया ना। शुरू में तो मगध साम्राज्य पटना से लेकर राजगीर तक था, धीरे धीरे विकसित हो गया, डेवलप हो गया। इस वंश का अगला शासक, देखिए इसके बारे में कोई खास ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस इसने अवंती पर शासन अधिकार किया था और वत्सराज पर, बस। इसके अलावा ये कुछ खास काम नहीं किया। ये पटना से राजधानी वैशाली ले गया और वैशाली से देखिए फिर जो अब यहां पढ़ेंगे कि इस वंश का अगला शासक कौन हुआ? कालाशोक। कालाशोक एक योग्य शासक था। अब ये कैसे योग्य शासक था अभी हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। फिर कहा गया कालाशोक 394 में गद्दी पर बैठा था। ये 394 में मरा, 394 से लेकर 366 तक रहा था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा, ये तो हम जान ही चुके हैं। तो पहले कौन बाबू? देखिए ना, एकदम पूरा इतना ना डिटेल से पढ़ाए हैं कि उसके बावजूद भी अगर नहीं पढ़िएगा कि भाई पहले शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। कालाशोक योग्य शासक था। उसके बाद नंदीवर्धन की उसकी हत्या उसके सेनापति महापद्मनंद ने करके नंद वंश की स्थापना। नंद वंश में 2 ही शासक आया, पहला महापद्मनंद योग्य शासक, घनानंद अयोग्य शासक। बात खत्म, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग मौर्य वंश में जाएंगे। यहां तक हो गया। अब देखिएगा मेन पॉइंट जो हमको जो जानने की जरूरत है, इसीलिए पीडीएफ से शुरू पहले हमने आपके लिए कॉन्सेप्ट रखा कि भाई आप समझो पहले। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान के कारक वर्ण मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट पढ़िएगा। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपने, देखिए हर्यक वंश था तो पहले राजधानी बिंबिसार के समय राजधानी राजगीर था। राजगीर से पटना गया उदयन के काल में, ठीक है ना। उसके बाद पटना से जब शिशुनाग ने अपनी नए राजवंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश की, तो उसको डर था कि कहीं पटना में हमहू नहीं मरा जाए, ठीक है ना। तो पटना से राजधानी लेकर गया कहां? वैशाली। लेकिन जैसे ही शिशुनाग की मृत्यु हुई, उसका पुत्र कालाशोक जब आता है तो वो कहा डरेंगे कायल है, जो होगा देखल जाएगा। फिर राजधानी पटना ले आया क्योंकि वैशाली में वो सुविधा नहीं थी जो पाटलिपुत्र में था। तो वही कहा गया इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को अपना, जैसे सोचिए बाप ले गया वैशाली, अब बेटा फिर वहीं ले आया, बोला कुछ नहीं होगा, जो होगा देख लेंगे।
अब ये आइए, कह रहा है इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय, पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय, ठीक है ना, अजात शत्रु के समय 483 बीसी में, 483 बीसी में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय। हमने आपको फॉर्मूला ट्रिक भी बताया, राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काम है, वैश्या सबका काल है, वैश्या यानी वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय। और इसी संगीति के बाद कालाशोक ने कहा नहीं राजधानी वैशाली तैशाली नहीं रहेगा, यहाँ सुविधा उतना अच्छा नहीं है, चलो फिर पटने चलते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है जो कालाशोक था ये किस वंश है? पूरा शिशुनाग वंश जो था वो ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक, ठीक है ना, ये ब्राह्मण जाति का था ये लोग, समझिएगा। कह रहा है कि पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय थे, ब्राह्मण वैसे भी क्षत्रिय अपने आप को कहलाते हैं। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, देखिए कुछ नहीं है, एकदम बस सिंपल समझिएगा कि सर हम पढ़ रहे हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, जिसने अवंती और मत्स्यराज पर आक्रमण किया था और अपने मगध में मिला लिया। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक, ये एक योग्य शासक था और अपनी योग्यता से इसने बहुत बड़े लेवल तक मगध साम्राज्य को बना के रखा, और अंतिम शासक नंदीवर्धन। तो यही बस इतना ही पढ़ना है इसमें शिशुनाग वंश में। देखिए क्या कह रहा है कि अच्छा ये भी पढ़ना है, प्रश्न पूछेगा पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, और यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक, यहीं से कौन से वंश की स्थापना हुई? ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था और इस वंश की का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी। और शिशुनाग वंश के बाद उसके बाद कौन सा वंश आ गया बाबू? नंद वंश आ गया। कालाशोक के बारे में एक दो पॉइंट और था, पता नहीं ध्यान से उठ गया। चलिए, इस वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए? शिशुनाग वंश का पहला शासक, सब लोग कमेंट में लिखिए, कहेंगे सर शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक, कहेंगे सर शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कालाशोक था। शिशुनाग वंश का तीसरा और अंतिम शासक नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन की हत्या, ये कोई योग्य शासक नहीं था, नॉर्मल था। अरे जो योग्य रहेगा उसकी हत्या कोई करेगा जी? वो बाह्य आक्रमण, बाप बेटा बाप को मार दे वो अलग बात है कि भाई चलो धोखे से मार दिया, कोई बाहर से आएगा, ठीक है। हर बार देखिए या तो बेटा मार रहा है या तो सेनापति मार रहा है, अभी तक इतना ही हम पढ़े हैं, या तो बेटा या तो सेनापति। तो वही कह रहा है कि इस वंश का मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की। एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विकास मगध साम्राज्य में किसके काल में हुआ? सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा डेवलप अगर कहीं हुआ है तो नंद वंश के काल में मगध साम्राज्य का विकास हुआ। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो नंद वंश करेंगे, नंद वंश की शुरुआत करेंगे। सब लोगों को मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है? बोलो। सन की जरूरत नहीं है बाबू, सन अगर ईस्वी की जरूरत होती तो हम जरूर बताते आप लोगों को। यहां से प्राचीन इतिहास में ईस्वी वगैरह बहुत कम पूछता है, नाम मात्र, ठीक है। देखिए शक्तिशाली नहीं कहा गया इसको महाशक्तिशाली बोला गया, समझ रहे हैं? मतलब पूरे एकदम छुच्छे बाहुबली था एक तरह से, समझिए एकदम क्रूर शासक था, जे मिले एकदम काट दो एकदम, ठीक है। अशोक के जैसा नहीं कि शस्त्र को त्याग दिया, हालांकि अशोक भी एक क्रूर शासक था, लेकिन फिर देखिए कह रहा है कि इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति में नाई शूद्र में होते थे। कौन? नाई जाति कहते हैं, जो नाई, अभी जो नाई जो बाल बनाता है, शूद्र थे, नाई जाति के थे, याद रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। महापद्मनंद ने किसकी हत्या कर दी? नंदीवर्धन की। नंदीवर्धन कौन थे? शिशुनाग वंश के अंतिम राजा, शिशुनाग वंश के पहले शासक शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, तीसरा नंदीवर्धन। इतना समझा रहे उसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो बेकार है, फिर हमसे आप पढ़ रहे हो। तो कह रहा है इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनंद थे, जो जाति से शूद्र या कहिए नाई जाति कहते हैं, नाई लोग शूद्र में आते हैं। इन्होंने राजपूतों का विनाश किया, कहा हम छोटा जाति से जितना बड़का जाति लाखों मार देंगे, और इसलिए इसने छत्रांतक की उपाधि धारण की। छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और क्षत्रियों का इसने बहुत बड़े पैमाने पर मार काट कर दिया। इस कारण से इनको जो है द्वितीय परशुराम कहा जाता है, क्योंकि रामायण काल में परशुराम ने क्षत्रियों का एकदम क्या कह सकते हैं, एकदम भूमि विहीन कर दिया, मतलब क्षत्रिय था ही नहीं, लेकिन क्षत्रिय भाई फिर पैदा होगा, ऐसा थोड़ी क्या कर दोगे। तो कह रहे इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की। महापद्मनंद को भार्गव यानी दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। देख लो जी कितना क्रूर शासक है। कहा एगो क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, पूरा क्षत्रियों को मार मार के एकदम पूरा भूमि को लाल कर दिया था और क्षत्रियों का नाश कर दिया। इस कारण से इसने अपनी कौन सी उपाधि धारण कर ली? सर्व छत्रांतक। प्रश्न पूछ सकता है आप सबको,
द्वितीय परशुराम किसको कहेंगे? महापद्मनंद को। सर्व छत्रांतक किसको कहेंगे? महापद्मनंद को। सर्व छत्रांतक का अर्थ क्या हुआ? क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो एक एक पॉइंट, ठीक है, हमारे सेशन में भले समय लग जाए लेकिन इतनी क्वालिटी आपको देंगे, इतना लेवल आपको देंगे हिस्ट्री में, दोबारा किसी से हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो ऑफलाइन ना तो ऑनलाइन। महापद्मनंद को भार्गव यानी दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो नया चैनल हमने बनाया है ना, इसका थोड़ा सा आप लोग प्रचार प्रसार करिए अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि राहुल सर आपको बेस्ट पढ़ा रहे हैं, राहुल सर आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो थोड़ा अगर आप शेयर कर दोगे, थोड़ा अपने दोस्तों को बता दोगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बच्चों की भीड़ बढ़ जाएगी तो एनर्जी और आएगा ना। और जब हमारे अंदर एनर्जी आएगा तो हम अपनी एनर्जी रख के क्या करेंगे? आप ही लोगों में तो बांटेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, नाई बोले थे ना, नाई जाति का था। जो महापद्मनंद थे बाबू, वो जाति में कौन सी जाति के थे? तो कहा गया है कि इस वंश की जाति जो थी नाई थी, जिसको नापित बोला जाता था। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राजा नंद नहीं, गलत लिखा हुआ है, घनानंद था बाबू, ठीक है। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त। वो चंद्रगुप्त वाला विष्णुगुप्त मत सोना, ये राजानंद नहीं होना चाहिए, घनानंद की बात करें, घनानंद, ठीक है। घनानंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस था। राक्षस नाम था, ये मत सोचना सच्चे में राक्षसे था। और घनानंद कहता था ना कि तुम्हारा हत्या हम करेंगे, मतलब एकदम डरेले रहता था एकदम सेनापति यार को, तुम्हारा हत्या हम करेंगे, यूं कहता था। भाई कितना बड़ा खतरनाक राजा है जी, मतलब एकदम पूरा क्रूर शासक था। राक्षस का असली नाम क्या था? विष्णु। वो विष्णुगुप्त नहीं, चाणक्य दूसरा था, सेनापति था इसका, घनानंद का। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता जो है महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा किया गया था। ह्वेनसांग ने पूरा आया था ना, मतलब पूरा एकदम वर्णन किया था कि भाई, मतलब ये कहा था कि बताया गया था कि महापद्मनंद के काल में मगध साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था, एकदम बहुत बड़े विस्तार पर था। फिर कहा गया व्याकरण के आचार्य पाणिनि जो है महापद्मनंद के अष्टाध्यायी के लेखक, व्याकरण के आचार्य पाणिनि जो जिन्होंने अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जो थे वो महापद्म, गलत लिखा हुआ है, महापद्मनंद के परम शिष्य थे, परम मित्र एकदम, नहीं शिष्य नहीं मित्र थे। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से जो आचार्य थे, हालांकि नहीं पूछेगा ऐसा सवाल, वो पाणिनि ऐसे पूछ सकता है पाणिनि का संबंध किस राजा से था, तो कहेंगे नंद वंश के प्रथम राजा महापद्मनंद से, ठीक है। फिर कहेगा कि इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान ने जन्म लिया था, मतलब काफी बढ़िया रहा था। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा, मतलब एक राष्ट्र होना चाहिए, मतलब एक ही, मतलब जैसे होता है ना मतलब लोकतंत्र, मतलब एक जगह शासन होना चाहिए और छोटे छोटे प्रांत होने चाहिए, तो एक राष्ट्र की विचारधारा को दिया था, ठीक है। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वैसे भी पटना ही था सब जगह। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अति शक्तिशाली रहा। हम बोले थे ना कि इसी वंश के शासनकाल में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मगध एक बहुत बड़े चरम सीमा पर अपनी शक्तिशाली धरोहर के लिए जाना जाता था, तो वो जाना जाता था नंद वंश। विश्वास नहीं करिएगा, नंद वंश के शासक जो घनानंद थे, भले दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था, डीजे पर नाचते रहता था, लेकिन जब सिकंदर आया, सिकंदर कब भारत आया था? 326 ईसा पूर्व में, और एक राजा थे पोरस, पंजाब के राजा पोरस को हराकर जब वो भारत मगध साम्राज्य में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो नंद वंश की जो सेना थी, घनानंद की सेना थी, इतनी बड़ी सेना थी कि सिकंदर की 2.5 लाख की सेना देखकर जो है रूह कांपने लगा कि नहीं घुसेंगे अंदर, मार के एकदम लोटा के मारता हूं, नहीं घुस अंदर, ऐसी स्थिति हो गई थी। मतलब 2.5 लाख की सेना लेकर आया था सिकंदर, यूनान से सिकंदर 2.5 लाख की सेना लेकर आया था और ब्यास नदी पर खड़ा था कि कब पानी रुके और हम उस पार जाए, क्योंकि ब्यास नदी को पार करने के बाद ही आपका मगध साम्राज्य शुरू होता है। तो 2.5 लाख की सेना होने के बावजूद भी सिकंदर के पास वो घुस नहीं पाया अंदर, डर से, समझ रहे कि बड़ी मारेगा घनानंद की सेना। और सोचिए, और घनानंद को हराने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य का चेला चाणक्य, ठीक है। तो ऐसी स्थिति थी, मतलब पूरा एकदम बड़े उत्कर्ष पर चल रहा था नंदवंश। नंदवंश ही जो है मगध साम्राज्य के मतलब एक बड़ा साम्राज्य बनाने में इसकी बड़ी भूमिका थी, ठीक है। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण किया था, ठीक है, और बिंद पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया। मतलब मत पूछिए, पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े एरिया पर मगध साम्राज्य का शासन चला था और मगध साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था, या कहिए जीत लिया था महापद्मनंद। सबसे अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि बताओ, हाँ अखंड भारत को जीतने वाला, ठीक है, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, वो तो अलग ऐसे बोलेगा। मगध साम्राज्य जो है वो भारत के अखंड क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था, किसके शासनकाल में?
महापद्मनंद के शासनकाल में। क्या बोलिएगा कि मतलब अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार करने में कौन था ना, याद रखिएगा एक शब्द, एक आपने जगह सुना होगा कलिंग, ये वही जगह है जिसको जीतते जीतते सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध में ही हृदय परिवर्तन किया था ना जी सम्राट अशोक ने। कब? 261 बीसी। जब सम्राट अशोक की बारी आएगी तो आप सुनिएगा कि वो 269 बीसी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी में, नहीं 269 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक कौन था? जब मौर्य साम्राज्य में हम आएंगे तो देखिए ना, अरे पढ़ाए तो हैं, बताइए प्रभु। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार के बेटा सम्राट अशोक। तो ये वही सम्राट अशोक है जो कलिंग पर विजय प्राप्त करते करते रह गया, क्योंकि बीच रास्ते में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, शस्त्र को त्याग दिया। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है इतिहास में कि वह पहला शासक जिसने कलिंग को जीता था महापद्मनंद, मतलब नंद वंश में ही कलिंग को जीत लिया था। किसने? महापद्मनंद ने। फिर कलिंग को कोई नहीं जीत पाया, अशोक भी जीतते जीतते रह गया, फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बोला छोड़ो, क्या कलिंग क्या कुछ, हटाओ। अब वो जैसी हृदय परिवर्तन हुआ एकदम बौद्ध धर्म, उसकी पत्नी का नाम था कारुबाकी, ठीक है ना, उसके संरक्षण में गया और बौद्ध धर्म ले लिया, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक, कहेंगे नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ठीक है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक महापद्मनंद। यहां तक क्लियर है? नहीं, 2326 ईस्वी में सिकंदर आया था, सही बात है। देखिए, इस वंश का अगला शासक घनानंद था, वही ऑर्केस्ट्रा वाला, और यह बहुत ही क्रूर शासक था। सोचिए, चाणक्य को फेंकवा दिया, बोला भगा इसको थोपिया के। इसने कलिंग में नहर का निर्माण कार्य किया। हालांकि ये ज्यादा नहीं पूछता कि कलिंग में नहर के बनाया, पोखर के बनाया, तालाब, ये सब थोड़ी पूछेगा। हाँ, ये पूछेगा कि कलिंग को जीतने वाला भारत का पहला शासक महापद्मनंद। बोलिए, अरे नीचे लिखल करो आप लोग। 261 से पहले जीत लिया था महापद्म, तो अशोक बाद में आया था, ठीक है। कलिंग को जीतने वाला पहला शासक महापद्मनंद। कौन? महापद्मनंद, ठीक है। इस वंश का अगला शासक घनानंद था, बहुत ही क्रूर था और इसने कलिंग में नहर निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे लालची, देखिए नामे से आ गया जी। देखो, तुम अभी जो करोगे ना, अभी तो मजा आएगा तुमको करने में, लेकिन इतिहास तुमको याद रखेगा। अभी जो करोगे तो अभी याद रखेगा, लेकिन इतिहास अभी तो तुमको भूल जाएगा सब लोग, लेकिन इतिहास में तुम्हारी याद जरूर आएगी। कहा गया इस वंश का सबसे लालची धन संग्रही शासक में घनानंद को गिना जाता है। मतलब घनानंद एकदम लालची था, कने 2 रुपया आ जाए एकदम, ठीक है। धन संग्रही, पैसा एकदम, ठीक है। टैक्स उन्हें बढ़ा दो जी, उन्हें बढ़ा दो जी, उन्हें बढ़ा दो, खाली लाओ। मतलब इसके अत्याचारों से पूरा साम्राज्य, पूरा नंद वंश जो है वो एकदम गुस्सा गया था कि इसको भगाओ मार के जल्दी से। और इसका अंत, इसी का अंत कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। कह रहा है जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन चल रहा था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ही था। वही ना था, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य आए, बोले कि देखिए जी, सिकंदर 2.5 लाख की सेना लेकर भारत में घुस रहा है, जल्दी जल्दी आप अपना सेना भेजिए और उसको रोकिए। तो ये घनानंद पी के पूरा फ्लड था एकदम, ठीक है, पूरा ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहा था एकदम पी के। अब बोला कि भगाओ इसको, झूठो आया परेशान करने के लिए। पहले पूछा तुम कौन है? तो बोला हम शिक्षक हैं, हम आचार्य हैं। मतलब भाग, मास्टर उस्टर का कोई वैल्यू नहीं हमारे अति में, साम्राज्य में। भगा इसको जी, उठा कर फेंक दिया। उसका घनानंद का एगो राक्षस था, मतलब सेनापति था, राक्षस बोले थे ना, राक्षस। उसे बोला राक्षस भगा दिया। तो वो तो चल गया भाई, चंद्रगुप्त चाणक्य तो चल गए, लेकिन बाद में चाणक्य ने अपनी सेना तैयार की और उसमें मेन लीड कर दिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद को मार देता है, और इसकी बेटी से भी, घनानंद की बेटी से भी चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम, देखिए बोले थे ना, सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर ही हौसला पस्त हो गया। बोला अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सेना है नंदवंश में। कि वो किसका देन था? महापद्मनंद का देन था। महापद्मनंद ने हर क्षेत्र में विकास किया, हर क्षेत्र में। कह तो रहे हैं, अगर मगध के विकास की गाथा लिखी जाएगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में आए, उससे पहले महापद्मनंद था जिसने मगध के साम्राज्य को एक बड़े सीमा तक, बड़े लेवल तक किया। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पूरे भारत को जीता। एकमात्र ऐसा सम्राट जो पूरे भारत को जीता है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक हो गए। बोला दो रहल दो, फालतू के टेंशन लेता है। कह रहे होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर ने
सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अर्थव्यवस्था और अशांति फैल गई। जैसे सिकंदर गया सब अपने अपने लड़ने लगा, और घनानंद जो है वो बकलोल ही था, उसका जो फालतू नीति था या फिर उसकी जो थी, देखिए ना, कह रहा है कि प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त हो गई। ठीक है, एकदम भाई ई जाति वाला इतना देगा टैक्स, वो इतना टैक्स देगा, ई टैक्स देगा, ई टैक्स देगा, वो टैक्स देगा, परेशान हो गया था। तो घनानंद क्या हो गया, ग्रसित था, पूरा क्या हो गया, प्रजा घनानंद के अत्याचारों से ग्रसित थी, पूरे राज्य में अराजकता फैल गई। इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, जो 1975 में लगता था इमरजेंसी लग गया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर, ताकि जनता तो था ही इसके अगेंस्ट की नहीं, हमारा राजा बढ़िया ने घनानंद की हत्या करवा दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना की, लेकिन यहां पर एक पॉइंट हमें पढ़ना है कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण, सबसे पहले फारसी आक्रमण हुआ था, वो सिकंदर का, तो सॉरी नहीं, सिकंदर नहीं, उससे पहले हुआ था। एक एक चीज हम करके पढ़ते, यहां तक कोई दिक्कत? एक कह रहा है सर मारपीट क्यों करते थे उसमें? अरे दादा, वहां तो अभी तुम लोग जनतंत्र में हो, लोकतंत्र में हो, लोकतंत्र में। उस समय क्या था, राजतंत्र था। राजा जो बोल दिया, नहीं पढ़े, बाहुबली नहीं देखा है जी? हाँ, घनानंद की पुत्री का नाम दुर्धरा था, उससे चंद्रगुप्त मौर्य ब्याह कर लिया। और जब सेल्यूकस निकेटर आक्रमण किया था तो सेल्यूकस निकेटर की भी एक पुत्री थी, उसका नाम था कार्नेलिया। बोला हम एकरो से ब्याह करेंगे। ब्याह करने का मुख्य आधार क्या था? साम्राज्य विस्तार। बिंबिसार भी वही किया, चंद्रगुप्त मौर्य भी वही करेगा, और भी जो राजा थे। अरे 5-6 को तो नाम रहता है जी, 5-6 रानी का तो खाली नाम रहता है किताब में, कितना होगी के देखे लगा, 200-400 कहीं नहीं रहे। अभी तो आजकल देखो एक के को लाने पर दिक्कत है, एगो बेचारा लेके आता है खुशी खुशी, ले जाके और ठेल देती है पहाड़ पर से, एगो बेचारा खुशी खुशी लाता है और हरियर ड्रम में पैक कर देती है। तो आज तो एक ही में आफत है, तो दूरिये से प्रणाम करता है, भाई इसी ठीक है। लड़का लोग के अंदर जो है एकदम भय हो गया, आजकल डर हो गया बड़ा, रखने पाई खोजी वो कोई पता नहीं, तुरंत एकदम बीबी को एकदम मोमो खाएगी बाबू, एकदम चाउमीन खाएगी, चाट खाएगी, उसको पता है जहां जो इन्हें उन्हें करेंगे एकदम सीधे ड्रम में पैक। ठीक है, तो एकदम बच के रहना। तुम लोग में भी जो लाइव है ना, अभी बच के रहना जी। और तुम लोग भी ज्यादा नहीं ड्रामा करो, ठीक है? बेचारा लोग को उतना नहीं ड्रम में पैक करते रहना है। लेकिन सर चाणक्य तो कुनवाड़ा में, अरे तो बाद में वो सब हुआ ना, अभी तो अपना जीने दो बेचारा को। हाँ देखो बाबू, तो कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना से पहले, मतलब नंद वंश के बाद मौर्य वंश तो आएगा, लेकिन मौर्य वंश की स्थापना से पहले कुछ विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ था। थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था, ऑब्वियसली। कह रहा है ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। मतलब एकदम सब बोला सब शांति से रहो, हम राजा हैं, हम लोग के अंडर रहो और आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। किंतु भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र, जैसे पंजाब में छोटे छोटे जो शासक थे, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमण जो है पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर ही, मतलब जैसे देखिए भारत का जो मैप है ना, हमको देखिए मैप आता नहीं बनाने, क्योंकि हम एक्चुअली क्या बोले, हम भाई ज्योग्राफी के टीचर है नहीं, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी ठीक है हमारी है, तो हमारा पूरा जीएस अच्छा, लेकिन हमें मैप बनाना नहीं आता। तो ये जब भारत का जब मैप आप लोग देखिएगा ना, कुछ इस तरीके से रहता है भारत का मैप, काश अगर आता तो हम समझाते। तो इधर जो पड़ता है ये वाला क्षेत्र, जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये हमारा क्या पड़ता है, कश्मीर, और ये हमारा पड़ता है पंजाब। पंजाब में एक राजा थे पोरस, ठीक है? पोरस के ऊपर सिकंदर ने हमला कर दिया था, और उस युद्ध का नाम पड़ा था हाइट स्पीच का युद्ध। तो पोरस को जो है वो सिकंदर ने हरा दिया था, और हराने के बाद पूछा गया था पंजाब के राजा को कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाता। कहा महाराज हम एक राजा हैं, तो हमारे साथ जो है राजा वाला सुलूक करिए। बोला ठीक है। तो सिकंदर की पत्नी का नाम था, अरे हम बार बार नामे भूल जाते हैं, पिछला दिन में भूल गए थे। सिकंदर की, हाँ, रेक्सोना, ठीक है ना? कभी कहीं कहीं रुखसाना लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल वास्तव में उसका नाम था रेक्सोना। तो सिकंदर की पत्नी थी, ठीक है ना? रेक्सोना ने क्या किया, पंजाब के शासक राजा पोरस के हाथों पर कलाई बांध दी। अब बोले आप हमारे भैया हो गए, और ये आपके सिकंदर जो है वो आपके जीजा हो गए। तो हारा हुआ राजा को इतना सम्मान मिल जाए तो तुरंत अधीनता स्वीकार कर लिया सिकंदर को। बोला हाँ ठीक है, हम इस चीज़ से एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि उसकी पत्नी बोली रेक्सोना कि ठीक है, जब हमारे भैया आप होइए गए, आपके जीजा आइए हैं, तो चलिए मगध पर हमला करते हैं, घनानंद को हराते हैं।
घनानंद को हरा कर मगध साम्राज्य जीत कर विश्व विजेता हो जाए। लेकिन हुआ कि बीच में ब्यास नदी पड़ गया। ब्यास नदी में एकदम भरा पानी था। अब पूरा सेना इस साइड, और जैसी ब्यास नदी पार करिएगा ना मगध साम्राज्य आ जाएगा। तो सारा सेना वेट कर रहा था कि कहिया पानी का बहाव करे, क्योंकि बरसात का दिन था, यही महीना था सितंबर अक्टूबर का महीना, अगस्त सितंबर का। तो पूरा बरसात था और बरसात में ब्यास नदी पार करना असंभव चीज़ था। तो सारा सेना इधर इंतजार कर रहा था। उधर मगध में एकदम हलचल हलचल कि भाई सिकंदर आएगा, सिकंदर आएगा, सिकंदर आएगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ अफवाह फैला दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा, मेन चाणक्य के द्वारा, कि भाई ब्यास नदी एक श्रापित नदी है, अगर आप उसको पार करिएगा ना तो सबको बीमारी हो जाएगा, मर जाइएगा, हेरा जाइएगा। तो पहले तो उसका जो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर बोला ये सब गलत बात है, झूठे बात है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि चाणक्य के द्वारा क्या हुआ कि जो सिकंदर की सेना थी उसके भोजन में थोड़ा बहुत विष मिला दिया गया, मतलब कुछ जहरीला पदार्थ मिला गया। इस कारण से बहुत सारे सैनिकों का जो है तबियत बिगड़ने लगा। तो सैनिक क्या किया कि अपने आप में डिमोटिवेट हो गया कि अब हम नहीं जाएंगे, अब बताइए हम पारो नहीं किए और हमारा तबियत खराब होने लगा, पार करेंगे कहीं मर मरा गए तो ब्यास नदी एक श्रापित नदी है। हालांकि ऐसा झूठ बात है, बस ऐसी अफवाह फैलाई गई थी। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से एकदम मना कर दिया, बोला हम जेबन करें। और उधर घनानंद का सेना देखा तो बाप रे बाप, इधर 2.5 लाख, उधर मत पूछिए। उधर कहा गया था कि नंद वंश में 6 लाख की सेना थी, तो इधर 2.5 लाख उधर चला, वो से डर गया। और प्लस मेन था कि भाई कहा गया था, मेन पानी का भी बहा था और सब कह दिया था कि व्यास नदी एक श्रापित नदी है, उसको पार करिएगा तो खत्म, ठीक है। तो वहां से सिकंदर जो है वो लौट गया, बोला चलो तुम लोग का मने नहीं है तो रहने देते। तो मगध पर आक्रमण नहीं हुआ, तो मगध पर आक्रमण नहीं हुआ। और उसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण कर दिया, घनानंद को हरा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। लेकिन सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो कहा हम आक्रमण करेंगे, आप नहीं किए तो क्या हम करेंगे। तो बहुत सालों के बाद सेल्यूकस निकेटर फिर आया, और उस समय घनानंद शासन पर नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर था। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसको हराया, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य बोलो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो कहा कि महाराज हमारे बेटिया से ब्याह कर लीजिए, हमारी बेटिया बड़ी सुंदर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से ब्याह कर लिया, और कार्नेलिया से ब्याह कर लिया और हेरांत, कमरान, काबुल और कंधार चारों जो है दहेज में ले लिया, ठीक है। काबुल, कंधार, हेरांत और मकरान, ये 4 जगह होगा दहेज में ले, बोला सब हमरे है, ठीक है। और जब सेल्यूकस निकेटर जाने लगा तो मगध साम्राज्य में हाथी बहुत बड़े पैमाने पर होता था, बहुत बड़े पैमाने पर। तो 500 हाथी अपना उसको दिया, अपने अबू का होगा ससुर हो गया ना जी सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। तो अब उसका वो हो गया, वो क्या हो गया, अरे ससुर हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य दामाद हो गया। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम कार्नेलिया था, ठीक है। तो अब कार्नेलिया बोली कि हमको तो हिंदी ये भी नहीं करता, ये सब कुछ कुछ ही बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य। तभी सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज, नाम सुने होगा ना, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी। तभी सेल्यूकस निकेटर बोला कि मेगास्थनीज हमारा बेटी को नहीं समझ में आता यहाँ का भाषा जी, तुम तो सब भाषा जानते हो ना, रह जाओ तुम यहीं हमारे बेटी के साथ। तब सेल्यूकस निकेटर के आदेश के पर मेगास्थनीज भारत में रह गया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रह गया। और उसी मेगास्थनीज ने आगे चलकर इंडिका पुस्तक लिखी, और इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। देखिए कैसे कहानी, हिस्ट्री को पढ़िएगा तब समझ में आएगा, समझ रहे हैं। ऐसे रटोगे तो रटन विद्या तो होते रहेगा बाबू, आई बात समझ में। बाद में गपशप करते हैं, ड्रम में फिट हो गए, कहाँ फिट हो गए बाद में, पहले पढ़िए ना। जो लेवल हम दे रहे हैं उस लेवल का आनंद लीजिए आप एक बार आनंद लीजिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। सोचिए ना 2-2 मिनट 10-10 मिनट तो हम पीडीएफ देख ही नहीं रहे, हम बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ, कह रहे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हकमनी वंश के राजाओं ने, सिकंदर से पहले हुआ था, सिकंदर तो बाद में आया था, ठीक है ना, यूनान से पहले ईरानी फिर यूनानी। देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत पर पूर्वी क्षेत्र, अच्छा ये नहीं है, यहाँ लिखा होगा भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, ईरानियों ने आक्रमण किया। ईरान जिसको अभी क्या बोला था, फारस, पहले फारस बोला जाता था, अब क्या है बाबू, ईरान, ठीक है। ईरान के एक राजा थे, एक वंश था हकमनी वंश, हकमनी वंश के राजा थे साइरस द्वितीय। चलिए सब लोग लिखिए तो कमेंट बॉक्स में, भारत पर सबसे पहले किस राजवंश ने आक्रमण किया, कहेंगे ईरानियों ने। सबसे पहले फारसियों ने, ईरानी बोलिए ना, पहले ईरानी आए फिर यूनानी आए, यूनानी में आएगा सिकंदर का नाम, पहले ईरानी आए फिर यूनानी आए, ठीक है। तो बोलिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन पढ़िए, उसके बाद हम लोग यूनानी आक्रमण सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो कहेंगे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हकमनी वंश के राजा साइरस द्वितीय ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने। किसने किया था, ईरानियों ने।
आप पढ़ते ही इतना अच्छे हो कि रटने नहीं, रटने तो देंगे नहीं, रटने नहीं देंगे, प्रॉमिस। सब लोग लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, लिखिए तो कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था। कहेंगे सर भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों के द्वारा। ईरानियों में कौन? एक वंश था, ईरानियों में एक वंश था हकमनी वंश, और हकमनी वंश के राजा थे साइरस द्वितीय। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा। ईरानी में कौन सा वंश? हकमनी वंश। हकमनी वंश में कौन से राजा थे? साइरस द्वितीय थे। कह रहा है कि इस वंश का शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। अरे गलत लिखा हुआ है क्या? डेरियस प्रथम, साइरस द्वितीय। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था गांधा। अच्छा ये रहने दीजिए, ये 2 पॉइंट ये याद रखिएगा। साइरस द्वितीय, यहां देखिएगा, इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार शुरू किया। चलिए तो बस इतना याद रखिए ना, नाम नहीं पूछता है। हकमनी वंश का राजा था साइरस, ये पूछता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा हुआ। तो कहेंगे सर भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा। ईरानी के बाद कौन है? यूनानी आए। हाँ इंडिका पूछता, अरे आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए भारत पर यूनानी आक्रमण। सिकंदर कहां से आया था? मकदूनिया का शासक था जी सिकंदर। अभी तो पढ़ना बाकी है पूरा सिकंदर, ठीक है। तो ईरान आक्रमण के बाद, यानी ईरानियों के आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों ने किया। उसमें साइरस द्वितीय ही याद रखिएगा, ठीक है। डेरियस प्रथम नहीं होता है, हालांकि उसके ऊपर हम एक बार अच्छे से गहन अध्ययन कर लेंगे कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। यहां तक सबको मजा आ रहा है? तो कहेंगे सर भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानियों ने, ईरान के बाद यूनानियों ने। यूनानी में सबसे पहले कहा है कि ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर, और इनकी माता का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया जो थी ना, अपने पति फिलिप द्वितीय को जहर देके मार दी थी। यानी सबसे पहला ड्रम में पैक होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कहेंगे सर सबसे पहले ड्रम में पैक होने वाले व्यक्ति का नाम था फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय कौन था? सिकंदर के पिता थे। और फिलिप द्वितीय को जहर किसने दिया? ओलंपिया ने। ओलंपिया कौन थी? सिकंदर की मां थी। बोलो बढ़िया समझ में आ रहा है? बोलो ना, समझ में आ रहा है बाबू? समझिए एक बार फिर से क्या कह रहा है कि ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का था, ठीक है। यूनान के राजा थे फिलिप द्वितीय, और फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर, और सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया, और ओलंपिया ने अपने पति फिलिप द्वितीय को ड्रम में पैक कर दिया था जौहर देकर। चलिए आई बात समझ में बाबू? अब देखिए क्या मेन पॉइंट है। या अपने पति, देखिए दिखा हुआ है ना, यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। ये याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी पूछ दे। हम लोग तो सिकंदर सिकंदर कहते रहते हैं, लेकिन सिकंदर का जो मूल नाम था वो क्या था बाबू? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। सब लोग लिखिए सिकंदर का, सब लोग नीचे कमेंट में लिखिए तो कि सर सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, ठीक है। हाँ सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर का मूल नाम, सब लोग लिखो, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। कौन था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इनका जन्म मैसेडोनिया यानी पेला में 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम रुक्साना, बोले था ना रुक्साना या रेक्साना, रेक्सोना, ठीक है। रेक्साना नहीं, रेक्सोना था। रुक्साना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे, और इसके घोड़े का नाम बुफे कराल, ठीक है। ये ज्यादा फेमस नाम है बुफे कराल। ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुफे कराल। क्या था बाबू? बुफे कराल। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और अकबर में आएंगे तो अब्दुल लतीफ ईरानी, ठीक है। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, जिनके नाम पर इन्होंने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न एकदम याद रखिएगा। सिकंदर के पिता का नाम लुई फिलिप, सिकंदर की माता का नाम क्या था? अरे अभी भूल गए हम। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया। ओलंपिया ने किसको दिया था भाई? फिलिप द्वितीय को जहर दे दिया था। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रुक्साना, रेक्सोना बोलिएगा, रुक्साना रेक्सोना दोनों नाम है। सिकंदर के घोड़े का नाम बुफे कराल। सिकंदर के घोड़े का नाम बुफे कराल। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन।
सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, लिखिएगा, सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इसका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था, कब? 356 ईसा पूर्व में। इनकी पत्नी रुखसाना थी, रुखसाना के पिता फारस शासक शाहदारा थे, ठीक है। इनके घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम वुफे कराल, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सिकंदर के घोड़े का नाम वुफे कराल। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, ठीक है। इनके गुरु का नाम अरस्तु, जिसके नाम पर झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे, प्लेटो थे, जिनको अफलातून कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। देखिए पहले समझिए, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बाबू? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और यहां पर देखिए प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, ठीक है। एकदम ये सीक्वेंस अच्छे से समझिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, है ना यहाँ पर, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। तक्षशिला के एक छोटे से शासक थे, राजा थे, आम्भिक से हुआ। वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उतना 2.5 लाख का सेना देखा, बोला ठीक है आप ही जीते हमारे। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। उस समय गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। उस समय क्या, शुरू से अंतिम तक गांधार की राजधानी तक्षशिला ही रही थी। 328 ईसा पूर्व। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सिकंदर 2 जगह जीत कर आ चुका था, एक ईरान था और अफगानिस्तान था। और कहा गया था कि उस समय ज्ञात भारतीय मतलब उस समय ज्ञात विश्व का लगभग 60% एरिया जो है वो सिकंदर जीत चुका था। कितना? 60%। वही कह रहा है 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। पंजाब के राजा थे पोरस, जिसको पूर्व भी कहा था, और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी कोई ठीक है, झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ, और इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? हाइडेस्पिज का युद्ध। कौन सा बाबू? हाइडेस्पिज। प्रश्न पूछा जाएगा कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? कहेंगे झेलम नदी के तट पर। कब हुआ? 328 ईसा पूर्व। कब हुआ? 328 ईसा पूर्व। कौन से युद्ध के नाम से जाना गया? हाइडेस्पिज का युद्ध। क्या हुआ इस युद्ध में? सिकंदर जीत गया, राजा पोरस हार गए, और राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, और इनके साथ राजा जैसा व्यवहार किया गया। इस कारण से इनकी पत्नी रेक्सोना ने क्या किया? राजा पोरस के हाथों पर कलाई पर जो है वो राखी, अभी आ रहा है रक्षाबंधन, राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया, ठीक है। देखिए क्यों बना दिया? क्योंकि वो एक वीर शासक थे पोरस, ठीक है। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया, और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी। सुने ना, 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या बितेस्ता या हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, आक्रमण किया था 328 में, ईरान और अफगानिस्तान जीता। हाइडेस्पिज का युद्ध कब हुआ? 326 में हुआ। और जैसे 326 में हुआ युद्ध, सिकंदर किधर बढ़ गया? मगध साम्राज्य की ओर। बोला चलिए मगध जीतते हैं, ठीक है। कह रहा सिकंदर स्थल मार्ग से 325 में वह अपनी सेना के साथ भारत लौट गया, ठीक है। और 323 में ईरान के बेबीलोन में डायरिया के कारण, डायरिया बड़ा खराब बीमारी था, डायरिया के कारण ही अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। जब हम आपको अकबर पढ़ाएंगे ना, तो अकबर की भी मृत्यु कैसे हुई थी? डायरिया के कारण। सिकंदर की मृत्यु हुई, और सिकंदर मात्र 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया। सोचिए, सिकंदर जो है राजा पोरस को कब हराया? 326। और 326 में ही सिकंदर का भारत में आगमन हुआ। अब पूरा 1 साल तक इंतजार किया, ठीक है। मतलब 1 साल क्या, 5-6 महीना इंतजार किया कि पानी कम है, हम जाएंगे। फिर सेना मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मगध में घुस भी नहीं करेंगे। और साथ ही साथ घनानंद की सेना भी बहुत शक्तिशाली थी, 6 लाख की सेना थी। तो फिर सिकंदर वापस हो गया। सिकंदर स्थल मार्ग से भारत से वापस कब हुआ? 325 ईसा पूर्व में अपनी सेना के साथ भारत लौट गया, ठीक है। भारत से लौट गया, ठीक है था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 23 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में। प्रश्न, बेबीलोन को झूलता हुआ मीनार कहा जाता है। ये 7 अजूबों में लेकिन होगा। बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा, जो 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। बेबीलोन को क्या बोला जाता है? बेबीलोन कहाँ है बाबू? बेबीलोन जो है आपका इराक। कहाँ? इराक में। मतलब थोड़ा सा लंबा 10 मिनट क्या पढ़ा दिया आपको, तो परेशान हो गए हो एकदम। छोड़ दें, हमको क्या जाएगा बताओ। सबको अच्छा लग रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ, सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर मैसिडोनियन, याद रखिए, मूल नाम यही था। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था कि बढ़ी ले जाए 200-400। हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ,
सिकंदर भारत से क्या चाहता था? भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त कर, बढ़ी जी, हाँ। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था, बोले थे ना 1 साल 1.5 साल रहा था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक निर्याकस और आंडे सिक्रेटस और ये सब नहीं पूछता है, ठीक है, छोड़िए। सिकंदर हिंदकुश पर्वत में खैबर दर्रा को पार करके भरा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जो इंपॉर्टेंट रहता है ना वो हम देखते एक साथ उसका हमारे मुंह पर आ जाता है। प्रश्न पूछा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत पर आगमन हुआ, ठीक है ना, सिकंदर का भारत पर आगमन हुआ तो किस रास्ते से हुआ? तो कहेंगे सर हिंदकुश पर्वत से हुआ था। कौन सा दर्रा था? खैबर दर्रा, ठीक है। खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, बोले थे ना इसको हार्डफेनिया कहा जाता था, ब्यास नदी को पार करने से मना कहा गया। उसकी सेना के में जो है ना चाणक्य के द्वारा अफवाह फैला दिया गया कि ब्यास नदी एक श्रापित नदी है, जहाँ जो घुसोगे ना तो खत्म खेला, बीमारी उमारी होने लगेगा। सिकंदर अपनी सेना को पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी को रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। देखो यही चंद्रगुप्त मौर्य का दामाद बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका दामाद बनेगा। इसकी बेटी थी कार्नेलिया, ठीक है, बोला हम ब्याह करेंगे तुम्हारी बेटी से। ये दोबारा आया युद्ध करने के लिए था, वैसे तो बेचारा चलिए गया था वो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ना तो सिकंदर जाना चाहता था ना सेल्यूकस निकेटर जाना, दोनों युद्ध करना चाहते थे मगध साम्राज्य में, लेकिन इसकी सेना घुस ही नहीं पाई अंदर, क्या किया जाए। तो वही बात करेंगे कि सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति निर्याकस था, ठीक है, याद रखिएगा ये मेन था सेल्यूकस निकेटर, उसके बाद निर्याकस। सिकंदर के पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुक्साना का पुत्र था, रक्सोना का पुत्र क्या था? सिकंदर चतुर्थ नाम रखा गया था इसको, याद रखिएगा। सिकंदर लड़ाई में युद्ध, देखिए होता क्या था ना कि सिकंदर जब लड़ने जाता था ना कहीं तो सबसे आगे यही खड़ा रहता था एकदम युद्ध में, तो उससे क्या सेना का मनोबल बढ़ जाता था, सेना का मनोबल बढ़ता था तो मार काट मचा देता था सेना। तो वही कहा गया है सिकंदर लड़ाई में खुद से सेना से आगे होकर खड़ा रहता था, जिससे सेना का मनोबल बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उसका लगभग 60% एरिया जो है वो सिकंदर जीत चुका था, इसलिए इसको विश्व विजेता कहा जाता था, है ना, 60%। सिकंदर ने एशिया माइनर, जिसमें तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था, ये सब सिकंदर जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था कि भाई पूरा दुनिया जीतो तुम। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। ठीक है, तो आज की सेवा यही तक समाप्त होती है, कल हम यहाँ से कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत मजा आया होगा। कल हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य में कल हम लोग एंट्री करेंगे। 3 दिन और चलेगा मगध साम्राज्य, लंबा है ये, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ओके, डन, चलो।